सैडनेस ऑफ लव एपिसोड 17। अभिलाष ने देखा कि विश्वा का कॉल आ रहा है। उसने अपने बेडरूम में जाकर कॉल उठाया। भाई, मुझे सब बातें बताओ, नहीं तो मैं आपके रो हाउस पर अभी आ रहा हूँ। बड़ी माँ ने बताया है कि आपने शादी कर ली है। विश्वा ने अभिलाष को ब्लैकमेल करते हुए कहा। अभिलाष समझ गया कि विश्वा नहीं मानेगा। अभिलाष ने विश्वा को सब कुछ बताते हुए कहा, मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पिताजी की इच्छा के सामने मैं हार गया। उन्होंने मुझे एक बिजनेस डील की तरह से पाला है और उन्होंने अपना ये रोल सबसे अच्छी तरह से निभाया है, इसलिए रिटर्न करने की अब मेरी बारी है। ओह नो, आपने सच में? विश्वा ने अपनी चेयर पर अपना हाथ पटकते हुए कहा। मुझे लगता है कि शादी सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, इसी कारण से मैं शादी नहीं करना चाहता था या संबंध नहीं बनाना चाहता था। ये बेवकूफ़ी करना मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता था। तुझे पता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मेरे लिए भावनाओं को दिखाना मुश्किल है। मैंने अपनी मोम और पापा को हर रात अपने अपने काम में बिजी देखा है। सच कहूँ तो हमारे इस बड़े से जॉइंट फैमिली में किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सबने शादी की है। आपकी ये सारी बातें एकदम सही हैं, विश्वा ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर रोटेट होते हुए कहा। मोम, पापा, सारे चाचा और चाचियाँ कंपनी को आगे बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने यह नहीं देखा कि मैं और हम सब भाई बहनों को उनका प्यार और समय चाहिए। हमारा क्या, हम सब बचपन में उन लोगों के समय और प्यार के लिए कितना तरस रहे थे। अभिलाष ने दुखी आवाज में कहा। भाई, आपके और वेणु भैया की वजह से हमें कभी भी अपने पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई, विश्वा ने अभिलाष और प्रवीण के लिए थैंकफुल होते हुए कहा। अभिलाष ने अपनी बात को कंटिन्यू रखा और कहा, निश्चित रूप से हमारे घर के बड़ों को अब पछतावा है और मेरे अंदर उनके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। मुझे पता है कि वे सब अब गिल्टी महसूस करते हैं। मैंने और वेणु ने सिद्धि, आरुषि और तुम्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। हम दोनों के लिए तुम तीनों पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता हो। मगर अब हमारे घर के बड़ों के पछताने से और गिल्ट में जाने से क्या फायदा? अब बहुत देर हो चुकी है। हमारी उन लोगों से कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, हमारी सिर्फ आपस में बहुत गहरी बॉन्डिंग है। सुख और दुख में हम 5 लोग एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे, विश्वा ने अपना आज का शेड्यूल देखते हुए कहा। अभिलाष ने विश्वा को सारी बात बताते हुए कहा, विश्वा, मैं नहीं चाहता था कि कोई और लड़की और मैं शादी के बिना मतलब वाले बंधन में बंधे, फिर मेरे और मेरे भाई बहनों जैसे फॉर्मेलिटी वाले बच्चे पैदा हों, तो इसीलिए मैंने रुद्री से साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे किसी भी वास्तविक पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद नहीं रखे। मतलब ये एक फेक शादी होगी। रुद्री से शादी करने से पहले मैंने इतनी सारी लड़कियों को मना कर दिया था। इसका कारण ये था कि वे मुझसे सिर्फ पैसे और हैसियत के लिए शादी करना चाहती थीं। लेकिन रुद्री की बात अलग है। जब मैंने अपनी शर्त रखी तो उसने सीधे तौर पर प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे शादी नहीं, अपने करियर में इंटरेस्ट है। क्या? फिर वह शादी के लिए कैसे मान गई? विश्वा ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उसकी नौकरी को लेकर उसे धमकाया। विश्वा, ये वही 4 साल पहले वाली सिंपल लड़की है, किसी से मत कहना, खासकर हमारी बहनों से। अभी मैंने शादी नहीं की है, मैं शादी करने वाला हूँ। मैंने ये तय कर लिया है कि झूठी शादी करने के लिए रुद्री ही सच्ची पार्टनर है। अभिलाष ने सारी बातें विश्वा को नहीं बताई। अभिलाष पक्का बिजनेसमैन था, किसको क्या और कितना बताना है सब उसके दिमाग में तय होता था। भाई, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू, विश्वा ने कहा। पक्का, तू और वेणु ही तो मेरा लाइफ सपोर्ट है। मेरी नज़र में रुद्री के लिए इज्जत बढ़ गई जब उसने कहा कि वह केवल एक चीज़ चाहती है, वह चीज़ है उसे काम करने दिया जाए, और यह मेरे लिए बेस्ट है। मुझे वह महिला पसंद है जो इंडिपेंडेंट है, वह बहुत ही प्रोफेशनल भी है। मुझे ऐसा तब लगा जब मैंने उसे कल हमारे स्कूल के बच्चों को बहुत शिद्दत से पढ़ाते हुए कैमरे में देखा, अभिलाष ने कहा। अभिलाष न जाने क्यों रुद्री के बारे में बात करते थकता ही नहीं था। विश्वा को यह एहसास हो गया था और उसने धीरे से उस एहसास को बयान किया। भाई, कहीं आपको रुद्री से प्यार तो नहीं हो गया? ये तो मुझे नहीं पता, पर वह एक बच्चे की तरह जीवन का आनंद लेती है, कुछ ऐसा जो मैं चाहता हूँ कि मैं कर सकूँ। हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहती है और वह अपने लोगों की बहुत परवाह करती है। मुझे पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। अभिलाष ने एक लंबी सांस ली और कहा। फिर बात खत्म करने के बाद में उसने कॉल कट कर दिया और डाइनिंग रूम में आ गया। रुद्री आराम से डाइनिंग टेबल पर ही डाउन करके अपने मोबाइल पर गाना सुन रही थी। रुद्री, क्यों तुमने अभी तक वो डिश नहीं खाया? अभिलाष ने पूछा। किसी ने आपको यह नहीं बताया कि खाना साथ में मिलकर खाना चाहिए? आप कॉल पर थे तो? रुद्री ने अपने मुंह को थोड़ा लटका कर कहा। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो है कि खाना गरम गरम खाना चाहिए, अभिलाष ने कहा। अभिलाष ने प्लेट में से एक वेज रोल को काटा। उसने धीरे से उस पीस को उठाया और रुद्री के मुंह की ओर ले गया। ओपन अप, अपना मुंह खोलो। रुद्री
उसने प्यार से कहा। वह मुस्कुराए और अपने होंठ अलग कर लिए ताकि अभिलाष उसे वो खिला सके। मैं चाहता हूं कि तुम इसका एक टुकड़ा लो और कुछ देर बाद इसे धीरे धीरे चबाना, अभिलाष ने रुद्री को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। रुद्री ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने मुंह के अंदर पहले थोड़ा घुलने दिया। वेज रोल का पहला लेयर उसके मुंह में चॉकलेट की तरह पिघल सा गया, फिर अंदर उसे क्रंची टेस्ट का मजा आया। रोल के बीचों बीच एक पिघली हुई सी गर्मी का मजा आया। क्रस्ट थोड़ा अर्ध मीठा था और सेंटर में चटपटा और स्वादिष्ट था। उसने धीरे से एक छोटा बाइट चबाया, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रुद्री ने कहा, उम्म, टू टेस्टी। हर बाइट में एक अलग लेवल का मजा था। फर्स्ट बाइट में उसने महसूस किया कि कुछ स्वीट है, दूसरी बार चबाने से उसे एक अलग साल्टी अनुभव हुआ, तीसरी बार पर चबाते समय उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, एक हीटेड सेंसेशन का एहसास हुआ। उसे पानी चाहिए था। वह जब पानी पीने लगी तब अभिलाष उसे प्यासी नजरों से देख रहा था। रुद्री को अभिलाष की गेज नजर महसूस हो रही थी। अभिलाष की वो अंदर तक झांकने वाली नजर रुद्री को बहुत अच्छी तरह से पता थी। रुद्री ने अपने मन में कहा, अंकल के शैतानी दिमाग में कहीं मुझे बहकाने का आइडिया तो नहीं चल रहा है। कुछ अजीब तरह की ये डिश है, इसमें हर स्वाद है जैसे सर के पेशेनेट किसमें होता है। उफ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। इसे जल्दी जल्दी मत खाओ, इसे आराम आराम से स्वाद लेकर खाओ, अभिलाष ने कहा। रुद्री ने धीरे धीरे वेज रोल के हर बाइट को चबाया और फिर उसे निगल लिया। उसने ये महसूस किया कि सारे अलग अलग तरह के वेजिटेबल के फ्लेवर उसके मुंह में घुल से गए हैं। कुछ क्रंची थे और कुछ सॉफ्ट थे। उन डिलीशियस वेज रोल्स को खाकर रुद्री बहुत खुश थी। अभिलाष लगातार रुद्री के होठों को देख रहा था, जैसे वो उन्हें खा जाना चाहता था। यही तो मैं देखना चाहता था, अभिलाष ने अपने अंगूठे से रुद्री के लबों को पोंछते हुए कहा। वो रुद्री के बहुत ही करीब बैठा था। रुद्री ने अपने मन में कहा, ये बीस्ट इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत ली हो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक बलि का बकरा हूँ, मतलब बकरी। अभिलाष मुस्कुराया और अपने मन में कहा, यस बेबी, तुम बलि की बकरी हो। बलि देने से पहले बकरे को जैसा खिलाया पिलाया जाता है, बस तुम्हारी भी वैसी ही खातिरदारी चल रही है। अभिलाष ने अपने अंगूठे को चूस लिया। रुद्री के होठों की नमी अभी भी उसके अंगूठे पर थी। रुद्री ने ये जैसे ही देखा तो उसने अपने मन में कहा, परवर्त एकदम साइकोपैथ है। सर, यह अमेजिंग अद्भुत डिश है। इस डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? रुद्री ने एक्साइटेड होकर कहा। ये कुछ हिस्सा है जिस पर मैं विशेष रूप से किचन में रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी काफी दिनों से। अभिलाष ने रुद्री की बात का जवाब नहीं दिया और टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आप अजीब हैं। रुद्री ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। सही कहा, अभिलाष ने रुद्री को चिढ़ाते हुए कहा। अभिलाष को पता था कि रुद्री के सवाल का जवाब नहीं देने पर रुद्री बहुत चिढ़ जाती है। अभिलाष ने पूछा, क्या तुम्हें ये बहुत पसंद आया? अभिलाष को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस अब एपिसोड 18। अभिलाष को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था। उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस अब रुद्री को अपने इंटेंस लव से जीतना था। हाँ, मुझे और चाहिए, रुद्री ने बिंदास और वेज रोल्स की मांग करते हुए कहा। मेरे पास एक और अलग तरह का स्मूदी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस डिश के साथ उसे ट्राई करो। मैं अभी आया, अभिलाष ने कहा और किचन में स्मूदी लेने चला गया। अभिलाष के पास अपने जुनून को शेयर करने वाली कोई और महिला नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कैसे पिछले कुछ घंटों में रुद्री ने उसकी थॉट प्रोसेस को बहुत प्रभावित किया था। वो न केवल रुद्री को अपनी फेक वाइफ बनाना चाहता था, बल्कि उसके दिल में कई सारी बातें उसने दबा कर रखी थी। वह सारी बातें वह रुद्री से शेयर करना चाहता था। अभिलाष बहुत ज्यादा रुद्री की और अट्रैक्टेड था। अब ये अट्रैक्टेशन 4 सालों में धीरे धीरे इंटेंस लव में बदल गया था। अभिलाष ने इस तरह का समय कभी किसी के साथ नहीं बिताया जैसा उसने रुद्री के साथ कल से बिताया है। अन्य महिलाओं को वो ज्यादातर लस्ट की नज़र से देखता था, लेकिन उसने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं किया था। हालांकि रुद्री के साथ 4 साल पहले यह उस तरह से शुरू हुआ, अब ये कुछ अलग लेवल की बात बन चुकी थी। रुद्री स्मार्ट, बोल्ड और खुद पर बहुत विश्वास करती थी। रुद्री को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे क्या कहते हैं, उसे बस एक ही धुन थी, वह थी कुछ अच्छा कर गुजरने की। रुद्री के इस आत्मविश्वास ने अभिलाष को उसका दीवाना बना दिया था। अभिलाष ने बचपन से रिस्क लेने वालों को अट्रैक्टिव, आकर्षक पाया था। जब उसे पता चला कि रुद्री भी एक रिस्क टेकर है, जिस तरह से एक नई जगह पर जॉब करने के लिए अपने बल पर आ गई, उसने घर के रेंट लिए बार्गेन बहस किया। अमीर आदमी के पैसों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिलाष ने उसे कई तरीके से मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की, जैसे कि जब प्रिंसिपल मैम रुद्री को गेस्ट रूम में रहने का अप्रूवल देने वाली थी, तब प्रवीण से कहकर अभिलाष ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें खबर दे दी कि रुद्री बहुत आराम
से रह रही है। रुद्री को टेम्पररी एड हॉक से परमानेंट नहीं होने देने की धमकी दी। कई सारे कांड किए, पर रुद्री अपने लक्ष्य गोल पर पूरी फोकस्ड है। उन सारी बातों को याद करके अभिलाष मुस्कुराया और किचन के अंदर चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि रुद्री सांस नहीं ले पा रही है और जोर जोर से हौंफ रही है। रुद्री, क्या तुम ठीक हो? अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में भरकर कहा। उससे डिनर टेबल पर पानी का जग गिर गया। अभिलाष ने जल्दी से रुद्री को अपनी बाहों में उठा लिया। अभिलाष ने रुद्री के रिस्ट पर नस को दबा कर देखा तो उसने पाया कि वह बहुत स्लो चल रही थी। हनी, अपना नाम बताओ, अभिलाष ने रुद्री के होश में होने की जांच करने के लिए ऐसा कहा। रुद्री, ऐसा कहकर रुद्री ठिठक गई। अभिलाष बहुत पैनिक हो गया। अभिलाष, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, रुद्री ने अपने सूखे हुए मुंह से कहा। उसने अपनी कमजोर बाहें अभिलाष के चारों ओर रख दी। रुद्री, आंखें खुली रखो, लंबी लंबी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, अभिलाष ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा और उसने डॉक्टर आशीष लांबा को कॉल किया। अभी क्या हुआ? डॉक्टर आशीष ने पूछा। जल्दी आ जाओ, मेरी वाइफ को शायद फूड एलर्जी हो गई है, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, अभिलाष ने घबराते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को अपने बेडरूम में जाकर अपने बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर आशीष लांबा का रो हाउस बहुत पास था। वह अभिलाष के फैमिली डॉक्टर हैं। 10 मिनट में वह अभिलाष के रो हाउस में पहुंच गए। अभिलाष अभी भी रुद्री के बहुत करीब था। रुद्री को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर आशीष ने उसे एंटीहिस्टामाइन का डोज दिया। ये अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, इन्हें आज पूरा दिन रेस्ट करने की जरूरत है, डॉक्टर आशीष ने कहा। अभिलाष ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, कोई और परेशानी की बात तो नहीं है ना? शी इज फाइन, ये बिल्कुल ठीक है। अभी तुमने मुझे सही समय पर बुला लिया। इनका ब्लड सैंपल मैंने ले लिया है, देखते हैं कि इन्हें किस चीज से एलर्जी हुई है। डॉक्टर आशीष ने रुद्री का ब्लड सैंपल अपने डॉक्टर्स किट में रखते हुए कहा। डॉक्टर आशीष चले गए। रुद्री की हालत स्टेबल हो गई। उसने अभिलाष की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखों में बहुत चिंता थी। अरे सर, मुझे स्कूल जाना है, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया है, रुद्री ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी? आई एम सॉरी, मुझे तुमसे फूड एलर्जी के बारे में पूछना चाहिए था, ये सब, अभिलाष ने अफसोस करते हुए कहा। सर, मुझे कोई फूड एलर्जी नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। आज मेरे स्कूल का दूसरा दिन है और आज ही छुट्टी जॉब जा सकती है, रुद्री ने परेशान होते हुए कहा। शट अप, सो जाओ, मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, तुम्हारा मोबाइल दो, मैं अभी प्रिंसिपल मैम को तुम्हारी मेडिकल कंडीशन बता देता हूँ, अभिलाष ने गुस्सा करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के मोबाइल से प्रिंसिपल मैम को रुद्री का मेडिकल कंडीशन डिटेल्स SMS और मेल पर भेज दिया। तुरंत प्रिंसिपल मैम का अनपेड लीव अप्रूवल का SMS आ गया। रुद्री ने दुखी होकर कहा, एक दिन की सैलरी कट, गॉड मेड। अभिलाष को रुद्री के टिपिकल मिडिल क्लास वाले बिहेवियर पर हंसी आ रही थी। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। रुद्री ने कॉल उठाया और कहा, अद्वैता, कैसी है तू? रुद्री, मैं ठीक हूँ, तू कहाँ है? तू मुझे आज क्यों नहीं दिखी? अद्वैता ने अपने फर्स्ट लेक्चर में जाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा फूड एलर्जी हो गया है इसीलिए, रुद्री ने धीरे से कहा। तेरे पास अभी कौन है? क्या मैं अपना लेक्चर उर्वशी मैम नहीं तो मेघराज सर से एडजस्ट करके तेरे पास आऊँ? क्या तेरा लोड एडजस्टमेंट करवाना है? अद्वैता ने रुद्री की चिंता करते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज वैसे भी शनिवार है, आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो लोड एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अभी एक लेक्चर 12A में है, मेरी चिंता मत कर, मेरे पास वो अंकल बैठे हैं, उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से मेरा इलाज करवा दिया है, रुद्री ने दबी हुई आवाज़ में कहा। अद्वैता ने चिल्लाते हुए कहा, तेरा लेक्चर मेघराज सर ले लेंगे, मैंने उन्हें SMS कर दिया है, उस खड़ूस बूढ़े से दूर रहना, क्या पता तेरी बीमारी की हालत में तेरा गलत फायदा उठा ले। अभिलाष ने सारी बातें सुन ली। उसे गुस्सा और हंसी दोनों आ रहा था। रुद्री, तुमने मुझे हर जगह बदनाम कर दिया है, और ये सब क्या है? क्यों है? अद्वैता और मेघराज तुम्हारे इतने करीब क्यों हैं? अभिलाष ने एक ही सांस में रुद्री से सैकड़ों सवाल करते हुए कहा। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, रुद्री ने अभिलाष से अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में भरकर कहा, रुद्री, अभी तो तुम स्कूल जा रही थी अपने क्लास में मैथ्स पढ़ाने के लिए, अब अचानक से तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? अभिलाष को पता ही नहीं चला कि उसने रुद्री को अपनी बाहों में भर लिया है। रुद्री की सांसें और अभिलाष की सांसें बहुत तेज चलने लगी। अभिलाष के मुंह से शब्द खो गए जब उसने अपने होठों को रुद्री के होठों पर क्रैश किया। रुद्री ने अपने होठों को अपनी ओर खींचने से पहले एक क्षण के लिए अपनी पलकें झपकाई। उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने होठों की थोड़ा सा खोला ताकि वह सांस ले सके। अभिलाष ने उसके होठों के बीच से अपनी गर्म टंग को रुद्री ने मुंह में
एंटर किया। रुद्री ने कहा, आह सर। रुद्री के गर्म मुंह में अभिलाष का वार्म टंग हर कोने को टच कर रहा था। वो खो रहा था रुद्री के अंदर। उन दोनों के लिए ये बहुत ही स्वीट पल था। इस मधुर पल को रुद्री अपने मन में बसा लेना चाहती थी। अभिलाष इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहता था। जब रुद्री ने अपनी पलकें झपकाते हुए पीछे होने की कोशिश की तो अभिलाष ने अपनी पूरी ताकत से उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। आई एम सॉरी, हमें किस नहीं करना चाहिए था, रुद्री ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दिल से निकलते हुए शब्दों को निगल लिया। मैं सॉरी नहीं हूं कि हमने किस किया, अभिलाष ने बुदबुदाते हुए कहा। अभिलाष जब रुद्री को किस कर रहा था तो लग रहा था मानो वो उसको प्रीच कर रहा हो। उसने उसके घने काले बालों को पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब लाकर उसकी सांसों को महसूस किया। अभिलाष की पकड़ रुद्री की कमर पर कसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दो जिस्म नहीं, एक जिस्म और एक जान हैं। रुद्री ने धीरे से अपने मन ही मन मुस्कुराए और अपने लिप्स पर फ्रेंच किस को एंजॉय किया। हमेशा की तरह उसने अपने इमोशंस को अभिलाष से छुपाने की पूरी कोशिश की। मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मैं तुम्हें सुपर हॉट पाता हूँ। तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा हॉट हो। तुम में बहुत कशिश है। तुम्हारा मेरी आंखों में देखते ही शर्मा जाना, मुझसे हमेशा नजरें चुराना, छुप छुप कर मुझे देखना, ये सब बातें मुझे दीवाना बना देती हैं और मुझे बहुत खुशी है। फेक ही सही, मेरी शादी तुमसे हो रही है। आई लव यू डार्लिंग, अभिलाष ने कहा। हमेशा की तरह अभिलाष ने सब कुछ डिक्लेयर करते हुए अपनी मन की बात रुद्री के सामने कह दी। रुद्री ने अपने मन में कहा, मैं भी। उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच चूसते हुए अपने मन में कहा, मैं शादी होने के बाद एक ही कमरे में आपके साथ कैसे। एपिसोड 19, तबीयत कैसे खराब हो गई। अभिलाष को पता ही नहीं चला कि उसने रुद्री को अपनी बाहों में भर लिया है। रुद्री की सांसें और अभिलाष की सांसें बहुत तेज चलने लगी। अभिलाष के मुंह से शब्द खो गए जब उसने अपने होठों को रुद्री के होठों पर क्रैश किया। रुद्री ने अपने होठों को अपनी ओर खींचने से पहले एक क्षण के लिए अपनी पलकें झपकाई। उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने होठों की थोड़ा सा खोला ताकि वह सांस ले सके। अभिलाष ने उसके होठों के बीच से अपनी गर्म टंग को रुद्री ने मुंह में एंटर किया। रुद्री ने कहा, आह सर। रुद्री के गर्म मुंह में अभिलाष का वार्म टंग हर कोने को टच कर रहा था। वो खो रहा था रुद्री के अंदर। उन दोनों के लिए ये बहुत ही स्वीट पल था। इस मधुर पल को रुद्री अपने मन में बसा लेना चाहती थी। अभिलाष इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहता था। जब रुद्री ने अपनी पलकें झपकाते हुए पीछे होने की कोशिश की तो अभिलाष ने अपनी पूरी ताकत से उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। आई एम सॉरी, हमें किस नहीं करना चाहिए था, रुद्री ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दिल से निकलते हुए शब्दों को निगल लिया। मैं सॉरी नहीं हूं कि हमने किस किया, अभिलाष ने बुदबुदाते हुए कहा। अभिलाष जब रुद्री को किस कर रहा था तो लग रहा था मानो वो उसको प्रीच कर रहा हो। उसने उसके घने काले बालों को पकड़ा और उसे अपने बेहद करीब लाकर उसकी सांसों को महसूस किया। अभिलाष की पकड़ रुद्री की कमर पर कसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों दो जिस्म नहीं, एक जिस्म और एक जान हैं। रुद्री ने धीरे से अपने मन ही मन मुस्कुराए और अपने लिप्स पर फ्रेंच किस को एंजॉय किया। हमेशा की तरह उसने अपने इमोशंस को अभिलाष से छुपाने की पूरी कोशिश की। मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मैं तुम्हें सुपर हॉट पाता हूँ। तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत ज्यादा हॉट हो। तुम में बहुत कशिश है। तुम्हारा मेरी आंखों में देखते ही शर्मा जाना, मुझसे हमेशा नजरें चुराना, छुप छुप कर मुझे देखना, ये सब बातें मुझे दीवाना बना देती हैं और मुझे बहुत खुशी है। फेक ही सही, मेरी शादी तुमसे हो रही है। आई लव यू डार्लिंग, अभिलाष ने कहा। हमेशा की तरह अभिलाष ने सब कुछ डिक्लेयर करते हुए अपनी मन की बात रुद्री के सामने कह दी। रुद्री ने अपने मन में कहा, मैं भी। उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच चूसते हुए अपने मन में कहा, मैं शादी होने के बाद एक ही कमरे में आपके। एपिसोड 19, उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों के बीच चूसते हुए अपने मन में कहा, मैं शादी होने के बाद एक ही कमरे में आपके साथ कैसे रहूंगी, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। क्षे अभिलाष ने रुद्री का सिर प्यार से सहलाते हुए उसे बेड पर लिटा दिया। ब्लैंकेट से कवर करके अपने बेडरूम से बाहर चला गया। अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। प्रवीण ने कहा, तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है ना? रुद्री को फूड एलर्जी हो गई थी, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अभिलाष ने कहा और कॉल कट कर दिया। अभिलाष ने रुद्री के पास जाकर कहा, मिस बटबट तुम सो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी जरूरत हो तो। मैंने मेरे स्टडी टेबल पर रखे अपने नोटपैड पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, कॉल मी बाय। रुद्री ने ब्लैंकेट के बाहर अपना छोटा सा खरगोश जैसा सिर बाहर निकाला और हाँ में अपना सिर हिला दिया। अभिलाष को पता नहीं क्या हुआ, वो रुद्री ने बेहद करीब गया। रुद्री पहले ही अभिलाष के ब्लैंकेट में उसके कोलोन की खुशबू
से पागल हुई जा रही थी। ऊपर से अभिलाष के करीब होने से रुद्री के पूरे शरीर में इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, महादेव, इस लस्ट से बचाओ। अभिलाष झुका और रुद्री के माथे को किस करके अपने फॉर्मल कपड़े वार्डरोब से निकालकर बेडरूम से बाहर चला गया। अभिलाष की दिल की धड़कनें भी एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह चल रही थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में कहा, ओह गॉड, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना चाहिए। अभिलाष ने गेस्ट रूम में जाकर अपने फॉर्मल कपड़े पहन लिए। हमेशा की तरह व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर में एकदम मैन इन ब्लैक लग रहा था। अभिलाष का और हमेशा मैनेजमेंट पर्सनेल का होता था, वो पूरा कॉर्पोरेट मैन था। अपने ब्लैक कलर के एविएटर गॉगल्स में वो सुपर कूल हंक लगता था। उसके एटैब्स की बॉडी हर एक औरत को उसे मूड कर देखने पर मजबूर कर देती थी। उसके ब्लैक फॉर्मल शूज इस सफाई से पॉलिश्ड थे कि मिरर की तरह चमकते थे। जल्द ही रुद्री ने मेन दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी। वह कई मिनट तक बेडरूम में पड़ी रही, कंफ्यूज्ड और स्तब्ध। फिर कुछ समय तक उसने सीलिंग को देखा। ओह नो, मैं फंस गई हूँ। सचमुच में मैं इडियट अंकल के प्यार में फंसती जा रही हूँ। मैं उनके लिए इंटेंस लव महसूस करने लगी हूँ। मैं उन्हें हमेशा के लिए मेरे पास चाहती हूँ, उसने फुसफुसाया और अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। रुद्री का मोबाइल लिविंग रूम में था। उसका मोबाइल बजा। रुद्री धीरे से उठी। उसका सिर हल्का चकराने लगा। तब उसे पता चला कि उसे बहुत कमजोरी हो गई है। धीरे से वह लिविंग रूम में पहुंची और सेंटर टेबल पर से मोबाइल उठाया। होप, कैसी है तू? तूने मुझे अभिलाष के बारे में क्यों नहीं बताया? चल ठीक है, कोई बात नहीं पिताजी, तुम दोनों से कल मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल मुझे कहा कि रविवार को मीटिंग फिक्स कर दूं। आज रात को निकल जाना ताकि कल तक आराम से समय पर पहुंचकर सारी बात पक्की हो जाए। मैं अभिलाष को कॉल करना चाहता हूं, मुझे उसका नंबर बता, नहीं तो कनेक्ट ऐप पर मैसेज कर दे। कृषु ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी भैया, आपको सर के बारे में नहीं बताया। उनका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगी। रुद्री ने धीरे से सकुचाते हिचकिचाते हुए कहा, सर ये क्या है? कृषु ने आश्चर्य से पूछा। वो सीनियर है और हम एक ही स्कूल में हैं। उनका नाम लेना गलत होगा सर, कहना सही है। रुद्री ने अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, होप, तू पूरी पागल है। होने वाले पति को कौन सर कहता है? हाँ, तेरे जैसा पागल ही कह सकता है। अच्छा, तू मुझे नंबर भेज, मुझे उससे जरूरी बातें करनी है, कृषु ने कहा और कॉल कट कर दिया। रुद्री अभिलाष के बेडरूम में गई। स्टडी टेबल पर रखे नोटपैड से नंबर देखकर टाइप किया और कृषु को सेंड कर दिया। रुद्री ने अपने मन में कहा, सॉरी भैया, आपको सच नहीं बताया। सर ने शर्त रखी है कि किसी को नहीं बताना है। मेरी नौकरी का सवाल है। वैसे भी आप लोगों को पता चला कि ये एक फेक मैरिज है तो आप सब लोग शादी नहीं होने दोगे। मुझे अभी एक्सपीरियंस लेटर के लिए इस स्कूल की जॉब की बहुत ज़रूरत है। सर, इस स्कूल के सुपरवाइजर हैं, उनके खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा। ऊपर से कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रुद्री अभिलाष के बेड पर जाकर सो गई। उसे नहीं पता था कि कोई उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा है। MSTG इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर केबिन। इतनी लेट? खैर, ये रहा न्यू प्रोजेक्ट का लेआउट। वेणु ने टेबल पर नए प्रोजेक्ट के लेआउट को फैलाकर रखते हुए कहा। अभिलाष ने प्रोजेक्ट के प्लान को स्टडी किया और कहा, 410 एकड़ जमीन सही रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, ये बहुत जरूरी था। अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगेगा? प्रवीण ने कहा, बस यही कोई 1 महीना। क्या बहुत टाइम लग रहा है? इंद्रजीत चाचा से बात करता हूँ, अभिलाष ने थोड़ा नाखुश होते हुए कहा। अरे, इंद्रजीत चाचा स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसीलिए सिर्फ 1 महीना लग रहा है, नहीं तो साल भी लगा सकता था उन्हें। हर बात के लिए परेशान मत कर। अभी पेशेंस रख। ये बता कि रुद्री को लेकर तेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? मुझे विश्वा का अभी कॉल आया था। तूने घर पर क्या? प्रवीण ने कहा। तभी अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने कॉल उठाया। कृषु ने कहा, मैं कृषु रॉय हूँ, होप मतलब रुद्री का बड़ा भाई। हेलो कृषु, मैं अभिलाष। अभिलाष ने कहा, हाँ, मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं रुद्री से सिर्फ 1 साल ही बड़ा हूँ। मतलब आपकी और मेरी उम्र सेम है तो हम एक दूसरे को नाम लेकर बुला सकते हैं। आपके बारे में पता चला है कि आप उसके स्कूल में सुपरवाइजर हैं। पिताजी को मैंने कहा है कि आप मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर भूदेव कुंद्रा के फ्रेंड हैं। पिताजी को अजनबी लोग पसंद नहीं आते। आप मेरे दोस्त का नाम याद रखना, वह बहुत जाना माना फिजिसिस्ट है। उसके कई सारे जी के कोचिंग सेंटर्स हैं। कृषु ने कहा, ओके, और आप क्या काम करते हैं? अभिलाष ने सारी बातें याद करते हुए कहा, फैकल्टी को और छात्रों को न्यू टेक्नोलॉजी सीखने में मुश्किल हो रही थी। उनकी मुश्किलों को समझने के बाद मैंने माइक्रोलेवल एडटेक स्टार्टअप को शुरू किया। ये उपयोग में आसान प्लेटफॉर्म है जो कंफ्यूज्ड शिक्षकों को सॉल्यूशन समाधान देता है। ये प्लेटफॉर्म सीखने को मजेदार बनाने के लिए गेमिफिकेशन और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है।
पिछली कुछ क्वार्टर्स के दौरान मेरे स्टार्टअप ने यूजर्स में बहुत बढ़त देखी। अब हम 54 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स को सर्विस दे रहे हैं। आज की तारीख में माइक्रो लेवल एडटेक की दुनिया भर के 145 से अधिक देशों में उपस्थिति है। कृषु ने अभिलाष को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा, मैं अपने डायरेक्टर से आपके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, ये बहुत बड़ी है। आपसे रिश्तेदारी होने जा रही है तो फिर आपके मुनाफे में इजाफा तो करवाना ही चाहिए। अभिलाष ने एक विकेट स्माइल के साथ कहा, थैंक यू। पिताजी ने कल आप दोनों को घर पर बुलाया है। आज रात को अगर आप हमारे कृष्णकुंज के लिए निकल जाएंगे तो कल सुबह तक आराम से घर पर होंगे। हमारा पुश्तैनी बंगला थोड़ा आउटस्कर्ट में है। ठीक है, आप अपना काम कर लीजिए। आई होप कि हमारी मुलाकात जल्दी हो। टेक केयर, कृषु ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। पिताजी से मीटिंग फिक्स करने के लिए टेक केयर, अभिलाष ने कहा और कॉल कट कर दिया। प्रवीण ने गुस्से में अभिलाष के बाएं बाजू को पकड़ा और कहा, अभी तू आग से खेल रहा है, बंद कर दे ये सब। मैं रुद्री को अपने फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ आकर रहूंगा। रुक जा, ऐसा मत कर। वेनु, रिलैक्स, तू ओवर रिएक्ट कर रहा है, अभिलाष ने प्रवीण को समझाते हुए कहा। तभी धाम से केबिन का दरवाजा खुला और सिद्धि कूदकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज से यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिलर का काम करूंगी, सिद्धि ने एक्साइटेड होकर कहा। और एनजीओ अपना सवेरा का क्या होगा? प्रवीण ने गुस्से में सिद्धि की ओर देखते हुए कहा। अरे वाह वेनु जी, आप बोल भी सकते हैं। गुड, एनजीओ अपना सवेरा क्या नहीं, मैं ये स्टूडेंट काउंसिलर का काम करूंगी। पूरे मृत्युंजय सेन तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स काउंसिलिंग के लिए मेरी पूरी टीम काम करेगी। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट पेपर, सिद्धि ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर प्रवीण को देते हुए कहा। कांग्रेट्स सिद्धू, पर आपके एमएसडब्ल्यू की पाई का क्या होगा? अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए पूछा। वो मैं आराम से मैनेज कर लूंगी, सारा कैंपस एक ही जगह तो है, 550 एकड़ में। आखिर हमारा मृत्युंजय सेन तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैला हुआ है। मुझे यूनिवर्सिटी जाकर असाइनमेंट जमा करना होगा और डॉक्टर पूजा अस्थाना मैम की क्लास सिर्फ अटेंड करनी है, बस हो गया काम। डू नॉट वरी, जब मैं हूं तो फिक्र नॉट। सिद्धू ने अभिलाष की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा। तुम हो इसीलिए बहुत सारी टेंशन है, तुम मिस मुसीबत हो, प्रवीण ने अपना सिर पकड़कर बैठते हुए कहा। अभिलाष हंस रहा था, उसे रह रहकर रुद्री की याद आ रही थी। सिद्धि ने अपने मन में कहा, मिस्टर ठाकुर अब बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। एपिसोड 20। सिद्धि ने अपने मन में कहा, मिस्टर ठाकुर अब बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। मुझे घर जाना है, ट्रैवलिंग की तैयारी करनी है, अभिलाष ने कहा। सिद्धि ने अभिलाष का हाथ पकड़ा और कहा, भैया मुझे अपने रो हाउस ले चलो, हॉस्टल में रहकर बोर हो जाती हूँ। कल मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, प्लीज ना। सिद्धू ने एक भोले से बच्चे की तरह फेस बनाकर कहा। सिद्धू, मैं आज रात को काम से कृष्णकुंज जा रहा हूँ, तू प्रवीण के पास रह जाना। ओके, अभिलाष ने कहा। भैया क्या तुम घर जा रहे हो? वाओ, मैं भी चलूंगी, सिद्धि ने खुश होकर कहा। नहीं, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, तुम घर में किसी को भी कुछ मत कहना। आज से कल तक तुम इस प्रवीण का दिमाग खाओ, मैं खुद ड्राइव करके जा रहा हूँ, अभिलाष ने कहा और अपना बैग लेकर बाहर की ओर जाने लगा। अभी तू इस मिस मुसीबत को मेरे गले में बांध कर ऐसे नहीं जा सकता। व्हाट द हेल, प्रवीण ने अपना सिर पीटते हुए कहा। सिद्धि ने अपने मन में कहा, वेनु आई लव यू एंड आई कांट बी विथआउट यू। चलो मैं तुम्हें इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का डेटा दे देता हूँ, प्रवीण ने सिद्धि से कहा। प्रवीण ने अपने मन में कहा, मिस मुसीबत को काम पर लगाओ, नहीं तो ये काम सेक्स में लग जाएंगी यार, पूरी दुनिया में मैं ही क्यों। सिद्धि ने नशीली आवाज में कहा, वेनु आज रात को मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगी और तुम भी मेरे बगल में सोना, काउच पर सोने का सोचना भी मत। डू यू हियर मी? सिद्धू, मैं अभी को सब कुछ बता दूंगा, मैं अब तुम्हारा और टॉर्चर नहीं सह सकता यार, तुम बहुत अलग दुनिया से हो, तुम मेरे मालिक की बेटी हो, अपने दिमाग से ऐसे वैसे ख्याल निकाल दो, प्रवीण ने सिद्धि को अपने लैपटॉप का एक्सेस देते हुए कहा। इस स्कॉलास्टिक पोर्टल का एक्सेस मेरे पास भी है, सिद्धि ने स्टूडेंट्स डेटा देखते हुए कहा। गुड, फिर आज से और अभी से काम शुरू कर दो, यहाँ पर बच्चों को एक काउंसिलर की बहुत जरूरत है, प्रवीण ने एक फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकालकर पढ़ते हुए कहा। सिद्धि उसके बेहद करीब जाकर खड़ी हो गई। सिद्धि के बदन से आती हुई लवेंडर की खुशबू प्रवीण को मदहोश कर रही थी। सिद्धि ने प्रवीण का हाथ पकड़ा और कहा, वेनु माई लाइफ बिलोंग्स टू यू। रो हाउस नंबर 304। अभिलाष ने डोर को खोला और सीधे अपने बेडरूम में गया। रुद्री बड़े ही आराम से सो रही थी। अभिलाष ने धीरे से अपने वार्डरोब से अपने कपड़े और टॉवल को निकाला और वॉशरूम में चला गया। रुद्री बहुत ही गहरी नींद में थी। अभिलाष बाहर आया और देखा कि रुद्री थोड़ी परेशान थी। उसने रुद्री के बहुत करीब जाकर उससे पूछा, क्या हुआ?
आर यू ओके? वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो मुझे, रुद्री ने अपने होठों को चबाते हुए कहा। क्या हुआ? क्या मैं डॉक्टर आशीष को कॉल करूं? अभिलाष ने रुद्री के पास जाकर बैठते हुए पूछा। नहीं, मुझे मेंस्ट्रुअल हो गया है, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रुद्री ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे घर पर भी बहुत सारी लेडीज हैं, मैं कोविड में पड़ा हूँ, तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ, रिलैक्स। अभिलाष ने रुद्री को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा। सर, मैं आज घर का काम नहीं कर सकती, आपको काम खुद ही करना पड़ेगा, रुद्री ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम सो जाओ, अभिलाष ने प्यार से कहा। अभिलाष ने वार्डरोब से एक हॉट वाटर बैग का खाली पाउच निकाला, किचन में गया और कुछ मिनट में अपने बेडरूम में वापस आया। इसे अपने बेली पर रख लो, यू विल फील बेटर, अभिलाष ने रुद्री को अपनी पेनिट्रेटिंग गेज के साथ कहा। ये किस लिए है? रुद्री ने अभिलाष के बेड पर लेटे हुए कहा। यह मेरा स्पेशल हॉट वाटर बैग है, जिसका उपयोग मैं कभी कभी तब करता हूँ जब मुझे मसल पेन होता है या फिर भारी वजन उठाने के बाद अगर दर्द हुआ तो भी मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा गर्म पानी भरा है ताकि जब तुम इसे अपने ऊपर रखो तो तुम्हें जल्दी आराम मिले, ये तुम्हारे पेन दर्द को कम करने के लिए है। रुद्री को लगा कि उसका दिल थोड़ा जोरों से धक रहा है। उसने अपने मन में कहा, आप मेरी इतनी चिंता और केयर मत करो कि बस मैं आपकी दीवानी बन जाऊं, हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं, हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता। क्या तुमने कुछ कहा? अभिलाष ने रुद्री की आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं, ओह, मुझे इन दिनों में कोई बड़ी समस्या नहीं होती है या कोई अन्य बड़ी असुविधा नहीं होती। मुझे बस आराम करना है, कोई भारी काम नहीं करना। मुझे इन 3 दिनों के दौरान कोई भी मूवमेंट करना पसंद नहीं है, बस इतना काफी है इस सिचुएशन से डील करने के लिए, रुद्री ने हेडबोर्ड पर लीन टेकना करते हुए कहा। रुद्री के भरे हुए होठों को देखकर अभिलाष के निचले बॉडी में बहुत कुछ होने लगता था। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना मुंह फ्लोर टू सीलिंग विंडो की ओर किया। अभिलाष और रुद्री को एक्चुअली में एक साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, जब तुम्हारे पास होता हूँ तो सब दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम्हारे अंदर एक अलग सा खिंचाव है। हॉट औरतें बहुत मिली, लेकिन तुम्हारे में ऐसा क्या है? मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, इतनी शांति इस रेगिस्तान जैसे मन को कभी नहीं मिली। तुम पूनम के चांद के जैसी ठंडक देती हो, तुम्हें किस करते ही ऐसा लगता है कि बस यही जन्नत है। रुद्री, आई एम डेस्परेट अबाउट यू। ओह, मैं पागल हो जाऊंगा, रुद्री ने अपने मन में कहा। यह आपकी कातिलाना आँखें, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तक झांकती है, पूरे बदन में लावा बहने लगता है। इतनी हॉट हो जाती हूँ कि लगता है बस अपने आप में नहीं हूँ। आपकी ये ओलिव ब्लॉसम खुशबू बस मेरी जान लेने के लिए काफी है। मुझे शैमलेस मत बनाओ, मेरे करीब मत आओ, मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। रुद्री को ये पता नहीं था कि अभिलाष उसके साथ खाली समय बिताना चाहेगा या नहीं। अभिलाष को रुद्री के मन की बात समझ आ गई। उसने कहा, मिस बटबट, हम अभी एक साथ में समय बिता सकते हैं अब जबकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। क्या तुम मूवी देखना चाहती हो या फिर वीडियो गेम खेलें, या फिर हम कहीं बाहर खाना खाने जा सकते हैं। एक और बात, आज रात को हमें ट्रैवल करना है, तुम्हारे घर जाना है। क्या तुम कंफर्टेबल हो या फिर जर्नी पोस्टपोन करना है? मुझे घर जाना है, रुद्री ने कहा। ठीक है, तुम अभी आराम करो, चलो हम दोनों अभी एक फिल्म देख सकते हैं, कुछ दिलचस्प चुनते हैं और वीकेंड एंजॉय करते हैं। अभिलाष ने डीवीडी कलेक्शन से एक मूवी सेलेक्ट करते हुए कहा। अभिलाष ने अपने मन में कहा, थैंक गॉड, एक दूसरे के साथ समय कैसे बिताएंगे का जवाब मिल गया। अभिलाष ने अपना होम थिएटर ऑन किया, दोनों वहां आराम से सोफे पर बैठ गए। रुद्री ने एक्साइटेड होकर स्क्रीन पर देखा। ये सबटाइटल वाली एक रशियन फिल्म थी। रुद्री का ध्यान कहीं और ही था। वो, मुझे ये पूछना है कि आप मेंस्ट्रुअल में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन और पेन के बारे में इतना कैसे जानते हो? मैंने सोचा पुरुषों के लिए ये सब एक टैबू वर्जित है और वे आमतौर पर इन सभी चीजों का जिक्र करना अवॉइड करते हैं। उसने उत्सुकता से उससे पूछा। अभिलाष बड़े ही ध्यान से रुद्री की बात सुन रहा था। रुद्री ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हमारे घर में कृषु भैया, पिताजी और छोटे पापा बिल्कुल टिपिकल स्टीरियोटाइप की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन आपने तो कितने आराम से मुझे हॉट वाटर बैग लाकर दे दिया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैं रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ, वो भी कोएड। हम अपने साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ जो हमारी फ्रेंड्स थी, हम सब एक परिवार की तरह थे, एक दूसरे का सपोर्ट। तुम तो डे स्कॉलर हो और हमेशा अपने पेरेंट्स और परिवार के साथ रही हो। मेरे घर में मेरी 2 बहनें हैं, मतलब कजन हैं, मोम और चाचियाँ। आए दिन बहुत लोगों को परेशानी में देखा है। इंसान होने के नाते कोई भी सामने वाले का दुख दर्द समझ जाता है। कभी कभी किसी को ज्यादा मदद की जरूरत होती है,
तब मैंने अपनी फ्रेंड्स की परेशानी को कम करने के लिए उनकी पीठ को रब किया है, अभिलाष ने लाज विशाल टेलीविजन स्क्रीन को देखते हुए कहा। वह टीवी की कुछ सेटिंग्स बदल रहा था। फिर वह रुद्री की ओर मुड़ा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें एक बैक रब की जरूरत है? मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, अभिलाष ने रुद्री की काली आंखों में झांकते हुए कहा। रुद्री के दिल ने एक और झटका खाया। उसके दिल में एक हलचल सी मच गई। रुद्री ने अपने मन में कहा, आपके स्ट्रॉन्ग और मस्क्यूलिन चेहरे को देखकर कोई कभी नहीं अनुमान लगा सकता कि आपने महिलाओं की सबसे अधिक मदद की, और वो भी। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, नहीं, मैं अभी के लिए ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा बैक सपोर्ट चाहिए। अभिलाष उसे अपने बिस्तर पर ले गया और हेडबोर्ड की ओर बैठा दिया। उसने रुद्री का सिर अपने सीने पर टिका दिया और धीरे से अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट दिया। फिल्म के शुरू के 15 मिनट रुद्री ने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए। वह सिर्फ मूवी का वीडियो देख रही थी। वह चिल्लाए, व्हाट द हेल सर, यह एक हॉरर फिल्म है। हु द हेल वॉचेस हॉरर? मैं नहीं देखूंगी, मुझे रात को वॉशरूम में जाने में डर लगेगा। आप इतने एपिसोड 21। वह चिल्लाए, व्हाट द हेल सर, यह एक हॉरर फिल्म है। हु द हेल वॉचेस हॉरर? मैं नहीं देखूंगी, मुझे रात को वॉशरूम में जाने में डर लगेगा। आप इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं? अभिलाष ने ग्रीन किया और चुप रहा। थोड़ी देर बाद हॉरर मूवी के सीन को देखकर उसे अपने सीने में गड़गड़ाहट महसूस होने लगी। फिर वह डर के मारे कांपने लगी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और केवल अपना थोड़ा से सिर बाहर निकालकर वो मूवी देखने लगी। रुद्री की सिर्फ आंखें दिख रही थी। ओह कमोन, काया मत बनो, यह एक अच्छी फिल्म है, मेरे पसंदीदा मूवीज में से एक है। अभिलाष ने रुद्री के ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। वह मुड़ी और उसकी ओर देखने लगी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, ओह यू आर टू स्वीट, मन कर रहा है तुम्हारे इन लिप्स को पी जाऊं, तुम्हें इंटेंस लव करूं। यू आर माइन। सर, इसे बंद कर दो, मैं डरावनी फिल्में नहीं देखती, रुद्री ने सहमते हुए कहा। क्यों, इस मूवी में इतना क्या डरावना है? क्या तुम अभी भी अकेले वॉशरूम में जाने को लेकर टेंशन में हो? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जब तुम वॉशरूम में जाओगी तो तुम एक लड़की की लाश देखोगी जो छत के ऊपर से उल्टी लटक रही होगी? उसने उसके कान को चूमते हुए कहा। रुद्री लंबी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स कर रही थी। अभिलाष ने रुद्री को देखा और मन ही मन खूब हंसा। मैं आपके साथ अब कभी भी कोई भी मूवी नहीं देखूंगी, रुद्री ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। वह ब्लैंकेट के नीचे अभी भी छुपकर बैठी थी। अभिलाष खिलखिलाकर हंस पड़ा। रुद्री, डरपोक, चलो, मैंने लंच ऑर्डर किया है, साथ में मिलकर खा लेते हैं, फिर रेस्ट कर लेना, क्योंकि रात में ट्रैवल करना है। तभी डोर बेल बजी। अभिलाष ने फूड डिलीवरी कलेक्ट किया। अभिलाष ने डाइनिंग टेबल पर फूड सर्व किया और रुद्री को आवाज देते हुए कहा, मिस बटबट, खाना खा लो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रुद्री ने धीरे धीरे खाना खाया। उसे खाना खाता देखकर अभिलाष को बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही रुद्री अपनी नजरें उठाकर अभिलाष को नजर भर देखती तो अभिलाष अपनी नजरें नीची कर लेता था। जब रुद्री अपनी नजरें नीची करके खाना खाती थी तब अभिलाष उसे नजर भर देखता था। वहां पर वॉर जोन जैसा माहौल हो गया था। ये दोनों एक चोली में जहां भी साथ रहते थे तो अपने आप शिकार और शिकारी जैसा माहौल बन जाता था। खास बात ये थी कि रोल हमेशा बदलता रहता था। कभी अभिलाष एक शिकारी बन जाता था तो कभी रुद्री। दोनों में इंटेंस लव था, मगर दोनों को इससे इनकार था। शायद उनका अपना अपना मकसद उनके प्यार के बीच में आ जाता था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, आज पहली बार किसी को इतनी मासूमियत के साथ सादी दाल खिचड़ी इतना एंजॉय करके खाते हुए देखा है। रुद्री ने खाना खाते हुए अपने होठों के कोनों को लिक करते हुए कहा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है? कुछ नहीं, तुम मेरे बेड पर आराम कर लो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। अभिलाष ने खाना खत्म करते हुए कहा। मैं अब ठीक हूँ सर, मैं अब अपने कमरे में जा सकती हूँ, अब कमजोरी नहीं है। आप आराम से अपने बड़े से किंग साइज बेड पर आराम कर लीजिए, रुद्री ने अपनी और अभिलाष की प्लेट उठाते हुए कहा। रुद्री, जैसा मैंने कहा वैसा करो, अभिलाष ने कठोर स्वर में कहा। तभी रुद्री को हल्का सा चक्कर आने लगा। अभिलाष फटाफट रुद्री के पास पहुंचा, उसके हाथों से दोनों प्लेट्स लेकर डाइनिंग टेबल पर वापस रख दिए। उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम में ले जाकर अपने बेड पर प्यार से लिटा दिया। अभिलाष ने जैसे ही रुद्री को छुआ, रुद्री के पूरे शरीर में फ्लिटरिंग शुरू हो गई। अभिलाष ने अपने मन में कहा, आह, दिस इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। दोनों के रोम रोम सिहर उठे। ऐसा लग रहा था कि उनके बदन की गर्मी से गर्म लोहा भी पिघल जाएगा। रुद्री ने अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहा, महादेव, इतनी परीक्षा मत लो। अभिलाष ने धीरे से रुद्री को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, स्लीप वेल, शाम को कृष्णकुंज के लिए निकलना है।
अभिलाष की गर्म सांसें और उसके बदन से आती ओलिव ब्लॉसम की खुशबू रुद्री की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रुद्री के बदन की नेचुरल खुशबू और उसके वो भरे हुए गीले होंठ अभिलाष की जान ले रहे थे। वह घंटों बैठ कर उसे किस करना चाहता था। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाकर वह बेडरूम से बाहर चला गया। गेस्ट रूम। अभिलाष सो नहीं पा रहा था। बार बार करवट बदलने की वजह से वो परेशान हो गया था। अभिलाष को बार बार रह रहकर वो किस्से याद आ रहे थे जो उसने रुद्री को कल किए थे। फाइनली वो उठ खड़ा हुआ और सीधे अपने बेडरूम की ओर चल पड़ा। अभिलाष का बेडरूम। अभिलाष ने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखकर दंग रह गया। रुद्री एक छोटे से खरगोश की तरह ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। अभिलाष धीरे से उसके बगल में जाकर बैठ गया। तभी रुद्री मुड़ी और अपने बेड स्लीपिंग हैबिट के कारण कसकर करवट बदला। सीधे वो अभिलाष की बाहों में थी क्योंकि उसने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उसकी नींद अभी भी नहीं खुली। अभिलाष ने अपने मन में कहा, रुद्री अगर शादी के बाद तुम ऐसे सोओगी तो मैं तो कभी भी नहीं सो पाऊंगा। रुद्री अभी भी गहरी नींद में थी। अभिलाष का मन किया कि वो उसे किस करे, पर उसे डर था कि वो कहीं उठ न जाए। अभिलाष ने धीरे से अपने बेड के दाईं ओर जाकर सोने की कोशिश की। अभी वो सोने ही वाला था कि रुद्री ने फिर से कसकर अपनी करवट बदली। अभिलाष ने पलक झपकते ही फिर से रुद्री को गिरने से बचाने के लिए अपने अंदर समेट लिया। इस बार रुद्री की नींद खुल गई, पर उसने अपनी आंखें बंद रखी। अभिलाष की तेज सांसों की आवाज रुद्री के कानों के गूंज रही थी। वही दूसरी और रुद्री की तेज धड़कन की आवाज अभिलाष के कानों में गूंज रही थी। रुद्री से नहीं रहा गया और उसने अभिलाष के होठों पर अपने गीले होठों को रख दिए। बस अभिलाष को इसी बात का इंतजार था। उसने रुद्री की कमर के चारों ओर अपना हाथ कसते हुए उसे बहुत करीब लेकर आया। दोनों के सीने एक दूसरे से टकरा रहे थे। रुद्री की गर्दन को प्यार से पकड़कर अभिलाष ने रुद्री को पेशेनेटली किस करना शुरू किया। रुद्री ने कहा, आह, आई लव यू, आई एम एडिक्टेड टू यू। अभिलाष ने रुद्री की पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसके लिप्स को लगातार किस किया और थोड़ा पीछे होते हुए कहा, मी टू। रुद्री सांस लुक। फिर अभिलाष ने रुद्री के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, क्यों तुम मुझे सीड्यूस करती हो? क्यों तुम्हारे पास होने पर मेरा सारा लॉजिक फेल हो जाता है? तुम में इतनी कशिश क्यों है? तभी रुद्री ने अपने मन को कंट्रोल करते हुए कहा, सर हमें अब चलने की तैयारी करनी चाहिए। रुद्री बेड से तुरंत उठ खड़ी हुई और बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची। तभी अभिलाष ने पीछे से आकर रुद्री को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रुद्री, तुम हमेशा क्यों अपने इमोशन से भागती रहती हो? तुम क्यों नहीं मानती कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है? तुम अपने दिल की धड़कन को सुनो। मेरे पास आते ही या फिर मैं तुम्हें जैसे ही छूता हूँ तो तुम्हारी सांसें अनइवन हो जाती हैं। तुम भी मुझे हमेशा किस करना चाहती हो। तुम मेरे हर टच पर सिहर उठती हो। तुम्हारे पूरे बदन और हर अंग में सिहरन और कंपन होती है। मेरी छुअन से तुम्हारा पूरा शरीर प्रेम की आग में जल उठता है। ये प्रेम की तपिश हमेशा मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है और तुम्हारे जिस्म पर महसूस किया है। अभिलाष ने रुद्री के बाजुओं को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए कहा। रुद्री ने कहा, सर आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप मेरी तरह कोई मामूली इंसान नहीं है। आप किसी इन्फ्लुएंशियल रिच घर से हैं। इसी बात से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा कोई मेल नहीं है। हम दोनों अभी यंग हैं। इसी वजह से सेक्सुअली अट्रैक्ट होना ऑब्वियस नॉर्मल सी बात है। इस अट्रैक्शन को भूलकर भी हमें प्यार नहीं समझना चाहिए। हमारा रिश्ता इम्पॉसिबल है। हालांकि आपसे मेरा लस्ट का रिश्ता बन चुका है। इससे मुझे बाहर निकलना है। रुद्री की क्रूएल कठोर बातें सुनते ही अभिलाष को बहुत गुस्सा आ गया। उसने रुद्री को अपने से दूर कर दिया और कहा, सामान पैक करके गाड़ी में आ जाओ। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। रुद्री ने अपने मन में कहा, आपसे मुझे एक ही हेल्प चाहिए, क्या आप मुझसे दूर रहो। अभिलाष ने तभी अपनी पीनिट्रेटिंग गेज नजरों के साथ रुद्री को देखा। रुद्री की नजरें जब अभिलाष से मिली तो उसने देखा कि अभिलाष की आंखों से दहकते हुए अंगारे बरस रहे हैं। अभिलाष ने अपने मन में कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद को पाने से रोक नहीं सकती। तभी रुद्री ने अपने मन में कहा, सर आखिर मेरे साथ शादी करके आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? एपिसोड 22। तभी रुद्री ने अपने मन में कहा, सर आखिर मेरे साथ शादी करके आप मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर आप कब तक छुपाओगे? मुझे पता है कि आप बहुत ही शातिर इंसान हैं जो अपने माँ पिताजी का नहीं, वो मेरा क्या खाक होगा, पर आप में इतनी। रुद्री अपने कमरे में चली गई। थोड़े से कपड़े पैक किए। वहीं दूसरी ओर अभिलाष ने एक ही झटके में अपने वार्डरोब से एक ऑलरेडी पैक ट्रैवलिंग बैग निकाल लिया। फिर वो एक तेज आंधी की तरह अपने बेडरूम से बाहर निकल गया। रुद्री चलो, देर हो रही है, अभिलाष ने कहा। अभिलाष बाहर चला गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। अभिलाष की गाड़ी में, मैंने तुमसे कहा था कि आज आराम कर लो, अगले हफ्ते चलेंगे। क्या तुम ठीक हो? अभिलाष ने रुद्री का सिर टच करते हुए कहा। मैं ठीक हूँ।
रुद्री ने अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए कहा। तुम ये किसी मैसेज टाइप करके भेज रही हो? अभिलाष ने पूछा। मेघराज को और अद्वैता को, रुद्री ने कहा। क्यों? एक और बात, मैं यहाँ अपना सारा काम छोड़कर बैठा हूँ, मुझे अटेंशन देने की बजाय तुम। अभिलाष ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। उन्होंने मेरा लोड एडजस्ट किया, वे दोनों स्कूल में मेरा असली सपोर्ट है। आप तो बड़े सुपरवाइजर हैं, मैंने आपको मदद करने के लिए पहले ही कितनी बार थैंक यू बोल दिया है। अभिलाष ने उसकी कलाई के चारों ओर अपनी उंगलियां घुमाई और कहा, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, तुम क्यों ना आज ही कृष्णकुंज के लिए निकलना चाहती हो? सुबह तुम्हें फूड एलर्जी हुई और दोपहर में यू शुड रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। रुद्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे जाना है। आप नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। रुद्री, तुम क्या हो? तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो? इतना जिद ठीक नहीं। आखिर आज क्यों निकलना है? हम अगले हफ्ते भी तो जा सकते हैं। अभिलाष ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे, कुछ भी हो जाए मुझे उनसे मिलना है। आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी परेशानी में मुझे इस फेक मैरिज की वजह से डाल दिया है। पता नहीं आप जब भी मेरे लाइफ में आते हैं तो परेशानी का टोकरा साथ में लाते हैं, चाहे वो 4 साल पहले हो या फिर कल। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ 4 साल पहले क्या हुआ था। रुद्री ने गंभीर आवाज में कहा। क्या हुआ था? मैं तुम्हारे पीछे आना चाहता था पर मुझे लगा कि तुम हट हो जाओगी, इसीलिए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? अभिलाष ने परेशान होते हुए पूछा। वो दिन नहीं, शाम थी और फिर रात, रुद्री ने कहा। उसके चेहरे पर डर था। फ्लैशबैक 4 साल पहले, विशुपुरम बस अड्डा, शाम का वक्त। बहुत शाम हो चुकी थी, कृष्णकुंज जाने के लिए कोई बस नहीं थी। मैं बस कंडक्टर के पास बार बार जाकर अगली बस के बारे में पूछ रही थी। रुद्री का मोबाइल बजा, उसने डरते डरते कॉल उठाया। पिताजी, वो बस पंक्चर हो गई है। नहीं, आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। हाँ, मेरे मोबाइल की बैटरी लो है, मैं पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए कहा, फिर कॉल कट कर दिया। तभी वहां 5 आवारा लड़के आ गए और जाने मन, चलो हमारे साथ, हम पांचों को खुश रखना, उनमें से एक आवारा लड़के ने कहा। रुद्री वहां से जाने लगी तो दूसरे आवारा लड़के ने रुद्री का दुपट्टा खींच लिया। रुद्री हेल्प के लिए यहाँ वहां देख रही थी पर सिर्फ एक खाली बस खड़ी थी, जिस बस कंडक्टर से वो कृष्णकुंज जाने इन्फॉर्मेशन ले रही थी वो पहले ही जा चुका था, सिर्फ टिकट काउंटर का कर्मचारी था पर वो रुद्री से बहुत दूर था। रुद्री बहुत डर गई थी, उसका गला रुंध गया था, उसकी आवाज बंद सी हो गई थी। तीसरे लड़के ने रुद्री की बाईं कलाई पकड़ ली। रुद्री ने पूरा जोर लगाया और कहा, देखो मुझे छोड़ दो, मैं अभी चिल्लाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा। चौथे लड़के ने रुद्री के बालों को पकड़ लिया और कहा, चिल्ला, हम भी देखते हैं कि तुझे कौन बचाने आता है। पांचवें लड़के ने रुद्री को जैसे ही जबरदस्ती किस करने की कोशिश की कि तभी वो धूल चाट रहा था। एक 6 फीट लंबा, भूरी आंखें, लंबी नाक, काले बाल, चेहरे पर नाइसली ट्रिम्ड बियर्ड, दाढ़ी, सावला सलोना चेहरा, पतले होंठ और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बनाने वाले ने बहुत फुर्सत में इस अल्फा मेल को बनाया है। भूदेव कुंद्रा ने उन सारे आवारा लड़कों की जमकर धुलाई की। वो जैसे ही मुड़ा तो देखा रुद्री सांस नहीं ले पा रही है। रुद्री, जोर जोर से सांस लो, तुम्हें पैनिक अटैक आ गया है, रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे पास। रुद्री प्लीज मेरी तरफ देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। पिताजी का कॉल आते ही मैंने स्टूडेंट्स को चिरंजीव के भरोसे छोड़ दिया और सीधे तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा। तुम रुको, यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, भूदेव ने कहा और पानी की बोतल खरीदने के लिए जाने लगा। तभी रुद्री ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, प्लीज मत जाओ, ओके, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करो मेरा प्यारा सा बच्चा। रुद्री, तुम्हें जब भी कहीं किसी कंपटीशन के लिए जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। तुमने पिताजी को भी झूठ बोला, तुम सारे काम खुद क्यों करना चाहती हो? दूसरों की मदद लेने से हम छोटे नहीं हो जाते, भूदेव ने रुद्री को बड़े ही प्यार से अपने गले लगाते हुए कहा। रुद्री ने धीरे से सिसकते हुए कहा, फिर आपके पांचों जी कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा? तुमसे ज्यादा मेरी लाइफ में कोई भी चीज जरूरी नहीं है, डू यू अंडरस्टैंड? तुम रोज सुबह जॉगिंग के लिए जा रही हो या नहीं? तुम्हारा स्टेमिना क्यों कम लग रहा है? भूदेव ने रुद्री को अपनी रॉयल एनफील्ड पर बैठाते हुआ कहा। आप अपनी कार से क्यों नहीं ट्रैवल करते हो? रुद्री ने भूदेव से पूछा। कार में तुम मेरे इतने करीब नहीं बैठोगी, इसीलिए मुझे बाइक पसंद है। याद है हम जब बचपन में साथ में खेलते थे तब भी तुम्हें मैं अपनी साइकिल पर घंटों घुमाता था। रुद्री मेरी कमर के चारों ओर हाथ डालकर बैठो, तुम गिर सकती हो, भूदेव ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। प्रेजेंट। अभिलाष ने अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक मारा और उतरकर रुद्री को अपनी कार से बाहर निकाला। रुद्री ने कंफ्यूजन में अभिलाष को देखा और कहा, ये। अभिलाष पागलों की तरह रुद्री के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगा। रुद्री को कुछ समझ नहीं आ रहा
था। उसे इनफैक्ट दर्द होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से अभिलाष को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश की, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला। एक पल के लिए वो रुका और रुद्री के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, आई एम सॉरी प्रिंसेस। तुम्हें उस दिन आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। रुद्री तुम उस भूदेव से दूर रहो। क्या? पर क्यों? रुद्री ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, अभिलाष ने रुद्री को अपने सीने से कसकर लगाते हुए कहा। भूदेव मेरे बचपन के साथी और दोस्त हैं। हाँ, वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़े हैं। उनके और मेरे सपने सेम हैं, गरीब बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की फ्री में तैयारी करवाना, कोचिंग सेंटर चलाना और अपने लिए उससे पैसे भी कमाना। मैं इस स्कूल में ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैं बहुत जल्द वी.एस. रॉय कोचिंग सेंटर खोलने वाली हूँ। कोचिंग सेंटर बनाने के लिए मेरे पास तो जमीन बहुत है। अभी थोड़े पैसे कमाने हैं ताकि आगे चलकर कोचिंग सेंटर के कंस्ट्रक्शन में मुझे किसी से भी पैसे नहीं मांगने पड़े। मुझे कुछ भी मांगना बहुत बेकार लगता है, रुद्री ने अपने फ्यूचर प्लान्स अभिलाष को बताते हुए कहा। अभिलाष ने धीरे से रुद्री की पीठ से हिलाते हुए कहा, तुम्हारे और मेरी उम्र में सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, फिर भी तुम मुझे सर कहती हो। तुम भूदेव को भैया क्यों नहीं कहती? मेरे रहते हुए तुम MSTG इंटरनेशनल स्कूल अब कभी नहीं छोड़ सकती। रुद्री ने धीरे से कहा। भूदेव अनाथ हैं। जिस अनाथ आश्रम में वो बचपन में रहते थे, उसके केयरटेकर ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। उनका सरनेम भी उन्होंने भूदेव को दिया। पिछले साल दिल का दौरा पड़ने के कारण मिस्टर मदन कुंद्रा जी का देहांत हो गया। फिर पिताजी ने भूदेव के साथ मेरी शादी करने का मन में निश्चय किया। मेरा शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझ पर भूदेव के साथ शादी करने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला। मेरा और भूदेव का सपना है कि हर उस गरीबी बच्चे को मुफ्त कोचिंग करवाएंगे जो IIT और NIT से पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर से हम पैसे भी कमाएंगे। अभिलाष को न जाने क्या हुआ, उसने रुद्री को लगातार रफली किस करना शुरू कर दिया। उसके अलावा रुद्री की गर्दन पर इतना ज्यादा सख्त किया कि वहां हिक्की के निशान बन गए। रुद्री ने दर्द में कहा, सर यू आर हर्टिंग मी। आप अपने आप में नहीं हो। आखिर आपको हुआ क्या है? अभिलाष ने अपने मन में कहा। रुद्री, मैं तुम्हें मुझसे कभी भी तलाक नहीं लेने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारे भाई और पिताजी से जलन करता हूँ क्योंकि तुम्हारा अटेंशन सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। भूदेव को तो मैं रुद्री यू आर माइन। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैं तुम्हें दिन रात प्यार करना चाहता हूँ। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, मगर जब से तुमसे मिला हूँ मैं थम जाना चाहता हूँ। भागते भागते मैं थक चुका हूँ। तुम्हारी गोद में सिर रखकर मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम्हें मैं दिन रात, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम्हें कोई और देखे वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम कोई हूर नहीं हो, मगर तुम्हारी आंखें और ये तुम्हारे होंठ, इन्होंने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। तुम हमेशा ऐसी ही सिंपल रहना, कभी भी नहीं बदलना। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो भी नहीं। अपनी इस मासूमियत को हमेशा बचा कर रखना। मुझे पता नहीं क्या। एपिसोड 23। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मुझे पता नहीं क्या मैंने जो प्लानिंग की है वो सही है या गलत, मगर अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। रुद्री ने अभिलाष की ओर देखते हुए पूछा। सर, 6 मंथ्स के बाद जब मैं परमानेंट हो जाऊंगी तो क्या मुझे 7th पे कमीशन के तहत सैलरी मिलेगी? मुझे टेक में फर्स्ट रैंक मिला है। मैंने MSc मैथ्स एंड B.Ed बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया है। अभिलाष ने थोड़ा रुक कर कहा, अभी तुम फ्रेशर हो, सारा ध्यान काम पर लगाओ। परमानेंट होना अभी 6 महीने के बाद ही पता चलेगा। जॉब इन हैंड पर ध्यान दो, कुछ भी मत सोचो। रुद्री ने मन ही मन कहा, अंकल मैं बाद में क्यों सोचूंगी? आप जैसे एक दो के साथ फेक शादी इस जॉब के लिए ही कर रही हूँ, तो इस जॉब में प्रोग्रेस के बारे में बाद में क्यों सोचो। अभिलाष ने रुद्री के मन की बात को समझते हुए धीरे से कहा, रुद्री तुम इतनी लालची क्यों हो? मैं लालची नहीं हूँ, मुझे बस अपनी प्रोग्रेस की चिंता होती है। खैर वो सब बातें बाद में। अब हम लोग आराम से कल सुबह 4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। पूरे 4 घंटे की जर्नी है। मुझे यकीन है कि घर पर सब आपको देखकर बहुत खुश होंगे। सर, क्या आपने लेंस पहना है? क्यों पहना है? आपकी काली मोतियों जैसी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। आपको लेंस नहीं पहनना चाहिए। रुद्री ने बहुत ध्यान से अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। अभिलाष ने उसकी आंखों में उत्साह देखा। ये सेफ नहीं है। रात को उन घने जंगलों से होकर जाना बहुत खतरनाक आइडिया है, अभिलाष ने सामने देखते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के असली सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप हो ना मेरे साथ, और भी लोग उसी रास्ते से अपने घर जाते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने लेंस क्यों लगाया है? रुद्री ने अभिलाष की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। अभिलाष ने अपना सिर हिलाया और अपने मन में कहा, तुम बात को कभी नहीं भूलती। थोड़ी देर गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अभिलाष ने कहा, मैं स्टाइल की वजह से इसे लगाता हूँ।
आप रिच लोगों के शौक भी निराले होते हैं, हम लोग तो तब लगाते हैं जब चश्मा लग जाता है, मतलब पावर का इशू होता है, तब इसे हम पहनते हैं। उसमें भी हम चश्मा पहनना चूज करते हैं, इसे पहनने पर आंखों में बहुत खुजली होती है। रुद्री ने डैशबोर्ड पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम मुझे मेरी आंखों में खुजली महसूस करवाना चाहती हो? साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जो हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करके उसे लॉजिक की तरह फीड कर लेता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। आया कुछ समझ में? अभिलाष ने एक स्मर्क के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही थी। रुद्री ने निराश होकर विंडो के बाहर देखते हुए कहा। अभिलाष ने अपने मन में कहा, अगर लेंस नहीं लगाता तो तुम्हारे पिताजी मुझे। अभिलाष कुछ भी बोलने से पहले कुछ टाइम तक सोचता रहा। मेरे पास एक आइडिया है, रात का खाना खाकर हम एक होटल में रुक जाएंगे और फिर मॉर्निंग में कृष्णकुंज का सफर तय करेंगे। अभिलाष ने उबासी लेते हुए कहा। सर, गाड़ी रोको, रुद्री ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। रुद्री, क्या हुआ? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अभिलाष ने गाड़ी रोकते हुए कहा। रुद्री गाड़ी से नीचे उतर गई और अभिलाष की ओर पहुंची। उसने कहा, आप गाड़ी से नीचे उतरो। अभिलाष ने बिना सीन किए हुए गाड़ी से नीचे उतरना ठीक समझा। वो गाड़ी से नीचे उतर गया और रुद्री के बहुत करीब जाकर उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने अभिलाष की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। रुद्री ने ड्राइवर की सीट का दरवाजा खोला और वहां बैठ गई। फिर उसने विंडो से सिर बाहर निकाल कर कहा, सर, आपको ड्राइवर सीट पर बैठ जाओ, आई विल ड्राइव। गाड़ी मैं चलाऊंगी। अभिलाष ने रुद्री के पास आकर कहा, तुम्हारी तबीयत, आप अंदर आकर बैठ जाओ, नहीं तो मैं आपको यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। रुद्री ने हंसते हुए कहा। अभिलाष उसकी स्माइल में खोसा गया। जिंदगी में वो इतना बिजी था कि वो एक पैसे छापने की मशीन बनकर रह गया था। किसी ने खूब कहा है कि फिर वही सुबह हुई, फिर वही शाम हुई, जिंदगी हमारी यूं ही तमाम हुई। पूर्ण विराम। उसकी प्यारी सी खिलखिलाहट एक मासूम से बच्चे की तरह थी। उसके सपने भी एकदम नपे तुले से थे। अभिलाष ने अपने मन में कहा, हम कितने अलग हैं, फिर भी तुम्हारे साथ रहने का मन करता है, हर लम्हा तुम्हारे साथ जीने का मन करता है। तुम बहुत बातें करती हो, फिर भी तुम्हें सुनने का मन करता है। ओ गॉड, आई एम इन इंटेंस लव। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रुद्री ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। अभिलाष उसे सुनकर अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अभिलाष चुपचाप को ड्राइवर सीट पर बैठ गया। अभिलाष के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। रुद्री से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, सर, आप मन ही मन क्या सोचकर हंस रहे हैं? अभिलाष ने अपनी पियर्सिंग गेज को रुद्री पर डाला और कहा, सोच रहा हूँ कि कृष्णकुंज जाने की बजाय हम कहीं हॉस्पिटल न पहुंच जाएं। रुद्री ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं 8वीं क्लास से ट्रैक्टर चला रही हूँ, खेती करने में मैं माहिर हूँ, अभी तो मुझे बस इस छोटी मोटी कार को चलाना है। अभिलाष ने विकेट स्माइल के साथ कहा, नॉट बैड, मगर ये कोई छोटी मोटी कार नहीं है, ये BMW है, आराम से चलाना। अगर गाड़ी को कुछ भी हुआ तो तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा? मैं क्यों दूंगी? एक तो मैं आपकी गाड़ी चलाकर आपको रेस्ट दे रही हूँ, ऊपर से आप मुझे ही मुआवजे वगैरह की धमकी दे रहे हैं। रुद्री ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अभिलाष अपने ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ था। 3 साल पहले। गुड मॉर्निंग सर, मैं हूँ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर अर्नब भारद्वाज। मैं 40 साल का जरूर हूँ, मगर आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है। कैलेंट टास्क फोर्स से हूँ। मैं एकदम चीते की तरह फुर्तीला हूँ। मेरी केस इन्वेस्टिगेशन में 100% सक्सेस रेट है। आप सिर्फ मुझे सस्पेक्ट का नाम बताओ और ये भी बताओ कि आप उसके बारे में जानकारी क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये भी बताओ, ताकि उसी व्यू पॉइंट को ध्यान में रखकर मैं आपका काम करूंगा। अर्नब ने कहा। जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है उसका नाम है विक्रमजीत रॉय। वो मेरा और मेरे खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पिछले 22 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ उसे तबाह करने के लिए जी रहा हूँ। उसने मेरी बेशकीमती खुशी, मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मैं भी उसकी खुशी, हंसी और जिंदगी छीन लेना चाहता हूँ। अभिलाष ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा। ठीक है, उन्होंने आपका क्या नुकसान किया? अर्नब ने पूछा। उस घटिया आदमी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मन करता है कि उसे और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, पर ये बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए उसे तड़पा तड़पा कर जिंदा रखना है, उसकी जिंदगी मौत से बदतर करनी है। इससे ज्यादा मैं आपको मेरे नुकसान के बारे में नहीं बता सकता। वेणु, इन्हें उस कमीने की फोटो दे दे। एक और बात, मुझे इसकी हर बात जाननी है। सच पूछो तो जितना उसे अपने बारे में नहीं पता, उससे भी कहीं ज्यादा। दुश्मन को अगर खत्म करना हो तो उसकी सोचने और समझने की ताकत को खत्म करना चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन चीजों की जरूरत होगी वो सारी चीजें हम आपको दिलवा देंगे। आपकी पहली पेमेंट हमने ऑनलाइन कर दी है। आप अपने CEO रिटायर्ड कर्नल नरसिंह मोदक को इन्फॉर्म कर देना। वैसे तो उन्हें पता लग चुका होगा, हमारी कंपनी उनकी कंपनी कैट आई डिटेक्टिव प्राइवेट
लिमिटेड से कई सालों से इस तरह के कई टास्क करवा चुकी है, अभिलाष ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। थैंक यू सर, मैं आपको डेली अपडेट्स देता रहूंगा, अर्नब ने कहा और सस्पेक्ट का फोटो और इनिशियल डिटेल्स लेकर चला गया। तू आग से खेलने जा रहा है, तुझे पता भी है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तू पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाता, प्रवीण ने पेपर वेट को कॉन्फ्रेंस टेबल पर रोटेट करते हुए कहा। मैं पिछले 22 साल से ठीक से नहीं सोया हूँ, रात को वही मैं उसे जीते जी मार दूंगा। वो जिंदा रहेगा पर एक लाश की तरह। उसने जो किया है अब उसे भरना पे पड़ेगा, अभिलाष ने ब्लड शॉट रेड आंखों को खोलते हुए कहा। प्रेजेंट सर, आप कहाँ खो गए? आपको इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सोने में तो आप मेरे से बड़े वाले कुंभकर्ण निकले। अच्छा, अब एक प्राइवेट बात करनी है, मुझे वॉशरूम जाना है। इस फूड मॉल में मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, क्या आपकी इजाजत है? रुद्री ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। अभिलाष ने कहा। अभिलाष एक बिजली की स्पीड से अपनी गाड़ी से उतरा और अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया। रुद्री ने अपना पस लिया और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली कि उसका पैर बाहर की एक उभरी हुई टाइल्स में फंसा और वो गिरने को हुई। अभिलाष ने समय रहते ये देख लिया और आकर रुद्री को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। एकदम खामोशी थी, सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्री के दिल और दिमाग पर वही ओलिव ब्लॉसम की अभिलाष के शरीर की खुशबू सवार थी। अभिलाष रुद्री के उन गहरी काली आंखों और भरे हुए होंठों के गिरफ्त में था। उसने धीरे से अपने होंठ रुद्री के गीले होंठों पर रख दिए। उसके लिप ग्लोस से आती वनीला फ्लेवर की स्मेल के कारण अभिलाष लिटरली उसे सक सक करने लगा। दोनों को दुनिया जहान की कोई चिंता नहीं थी। तभी एक गाड़ी की तेज हेडलाइट उन दोनों के ऊपर फ्लैश हुई। एपिसोड 24। तभी एक गाड़ी की तेज हेडलाइट उन दोनों के ऊपर फ्लैश हुई। रुद्री तुरंत अभिलाष से दूर हो गई। उस कार से एक हॉट औरत उतरी और सीधे आकर अभिलाष को अपने गले से लगा लिया। अभी, लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तन्वी ने कहा। हाउ आर यू? अभिलाष ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्री वहां से काफी पहले जा चुकी थी। आई एम नॉट फाइन, मार्केटिंग जॉब में वॉट लगी रहती है, अपर मैनेजमेंट का बहुत प्रेशर रहता है। सोचती हूँ कि कुछ और पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। कितनी भी मेहनत कर लो, टारगेट अचीव कर लो, फिर एक और नया बड़ा टारगेट। वीकेंड पर दारू और ओटीटी मूवी देखकर सारे प्रेशर को दबाने की कोशिश करती हूँ। अब तो सिगरेट को मैं नहीं, सिगरेट मुझे पीती है। लाइफ झंड है, फिर भी हमें घमंड है। साला, टारगेट हर बार देखकर लगता है कि किसी ने सही कहा है कि रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क इज मोर वर्क। और तू बता मेरे खरपति ट्रिलियनियर, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, अभिलाष ने अपने पुराने स्टाइल में कहा। कॉफी? तन्वी ने कहा। अभिलाष ने कहा। अभिलाष की आंखें रुद्री को ढूंढ रही थी। इतनी देर हो गई पर वो अभी तक नहीं आई थी। अभी? वो कौन? तन्वी ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा। वो मेरी वाइफ है, अभिलाष ने वॉशरूम की ओर देखते हुए कहा। वाइफ? कब? कैसे? तन्वी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी शादी हुई है, अभिलाष ने धीरे से कहा। वाओ, कांग्रेट्स अभी, अब तू मुझे पार्टी देगा? यार, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन बहुत याद आते हैं। सब कॉलीग्स अब सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू टच में है, उसमें भी सब अपनी झूठ मूठ की फोटोज और स्टेट्स डालते हैं, कभी इस होटल कभी उस रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। कितना फेक। मैंने तो साला अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और कनेक्ट ऐप पर क्या लिखते हैं कि अबे कम से कम ऑफ तो लिखो। इतनी क्या नौटंकी है यार। वो स्कूल वाले दोस्त बहुत याद आते हैं, सब नौकरी कर कर के नौकर बन गए, अब वो मासूमियत खो गई। चल छोड़ इन बातों को, मैं भी कौन से बेसुरे तार छेड़ रही हूँ। चल कॉफी पीते हैं, तन्वी ने पुरानी यादों को याद करके दुखी होते हुए कहा। अभिलाष और तन्वी कॉफी हाउस में गए। अभिलाष ने स्टुअर्ट से कहा, 2 ब्लैक कॉफी प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एनीथिंग एल्स सर? स्टुअर्ट ने कहा। नो थैंक यू, अभिलाष ने कहा। अरे वाह, अभी तुझे तो अभी भी सब याद है, तन्वी ने आश्चर्य से कहा। तन्वी, क्या तुम्हें याद है मार्केटिंग मीन्स? अभिलाष ने तन्वी को कॉलेज के दिनों की एक बात को याद दिलाते हुए कहा। हाँ, पेन एंड एस और ब्लैक कॉफी रिलिव्स दैट पेन, तन्वी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तन्वी, तुम कॉफी पियो, मैं जरा अपनी वाइफ को देख कर आता हूँ, एक्सक्यूज मी, अभिलाष ने कहा। ओके, पर तुम्हारी कॉफी, तन्वी ने कॉफी पीते हुए कहा। अभिलाष ने कॉफी ठंडी हो जाएगी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने तन्वी को कंफर्टेबल किया, फिर रुद्री को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। अभिलाष बाहर जाकर लेडीज वॉशरूम के सामने खड़ा हो गया और रुद्री को कॉल किया। रुद्री ने कॉल उठाया। कहाँ हो तुम? क्या हुआ? अभिलाष ने पूछा। वो रुद्री ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? रुद्री, स्पीक अप, क्या हुआ? अभिलाष ने थोड़ा धीरे से इरिटेट होते हुए कहा। वो गाड़ी में बहुत देर बैठने की वजह से मेरा रुद्री ने कहा और कहते कहते चुप हो गई।
ओह कमोन गॉड, बोलो, अभिलाष ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। मेरा पेट स्क्वीज हो गया, मेरा सब कुछ, यहाँ तक कि कुर्ता भी खराब हो गया है। इट्स हॉरिबल, रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए कहा। इट्स ओके, इतना क्या, ये सब नॉर्मल बातें हैं, इतना मत सोचो, तुम्हारा कपड़ों का बैग मैं लेकर आता हूँ, फिर कॉल करूंगा। रिलैक्स, अभिलाष ने कार की ओर जाते हुए कहा। रुद्री का बैग लेकर अभिलाष ने उसे कॉल किया। वो वॉशरूम से बाहर आए, वो पीछे से पूरी भींगी हुई थी, उसने सारे दाग को साफ कर लिया था। उसने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सर। रुद्री बैग लेकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, अभिलाष अभी भी वही खड़ा था। उसने रुद्री के हाथों से बैग लिया और उसे कॉफी हाउस में लेकर गया। हेलो, मैं तन्वी, अभी की दोस्त। तन्वी ने रुद्री से हैंडशेक किया और उसके गले मिली। हाय, मैं, रुद्री ने कहा और कुछ सोच में पड़ गई। तभी अभिलाष ने कहा, उन्हें पता है कि तुम मेरी वाइफ हो। रिलैक्स रुद्री, ये बैग, तन्वी ने पूछा। रुद्री को हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसका बैग न चोरी कर ले, अभिलाष ने एक टेढ़ी सी स्माइल के साथ कहा। रुद्री ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर अभिलाष की ओर देखा। अपने मन में कहा, ये अंकल हद है, कितना झूठ, छी छी छी। तन्वी ने कहा, अभी, रुद्री के लिए कुछ ऑर्डर कर। हाँ, अभिलाष सोच में पड़ गया कि रुद्री को क्या पसंद है। रुद्री ने तुरंत कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीती, सिर्फ पानी। और अभिलाष और तन्वी ने एक साथ कहा, दूध। रुद्री ने धीरे से कहा, हाँ, यार अभी तुझे मस्त लाइफ पार्टनर मिली है, आई लव इट। तन्वी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। अभिलाष ने स्टुअर्ट से कहकर चॉकलेट मिल्क का ऑर्डर प्लेस किया। रुद्री आराम से दूध पी रही थी, जैसे कोई स्कूल गोइंग बच्चा पीता है। अभिलाष को उसकी सिंप्लिसिटी देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस इन्फोटेक युग की है। तन्वी ने कहा, अभी तू बदल गया है, तुझे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा, अब तेरे चेहरे पर स्माइल रहती है, मुझे आज भी याद है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सभी ग्रुप फोटो में तेरी शक्ल देखकर ऐसा लगता था जैसे कि तेरे पेट में दर्द है। तू वो इंसान है जो सदियों से नहीं हंसा मगर मान गए। तेरे लाइफ पार्टनर ने तुझे बहुत बदल दिया है। अच्छा दोस्त, अब मैं चलती हूँ, कल राधानगर में डिजिटल मार्केटिंग पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, मैं अब निकलूंगी क्योंकि आराम करके मुझे कल उस कॉन्फ्रेंस को पूरे अटेंशन के साथ अटेंड करना है। ओके खरबपति, टेक केयर। तन्वी एक बार फिर अभिलाष के गले लगी और रुद्री को बाय करके चली गई। रुद्री और अभिलाष अपनी कार की ओर चल पड़े। रुद्री ने अभिलाष से पूछा, सर तन्वी ने आपको खरबपति क्यों कहा? अभिलाष को पता था कि रुद्री उससे ये सवाल जरूर करेगी, उसने जवाब पहले से ही सोच कर रखा था। मैं कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, इसीलिए सब मुझे चिढ़ाने के लिए इस नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि मैं बहुत ज्यादा टशन में रहता हूँ, इसीलिए मुझे, अभिलाष ने कहा। कार में एकदम शांति थी, रुद्री को नींद आ रही थी। अभिलाष ने धीरे से कहा, रुद्री तुम, सर आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्री ने अपनी आंखें बंद करके कहा, यही कि जब तन्वी ने मुझे गले लगाया तो। अभिलाष ने रुद्री को एक नज़र देखते हुए कहा। रुद्री ने क्यूटली कहा, सर मैं कोई आपकी वाइफ थोड़े ही हूँ कि मुझे बुरा लगेगा, आगे चलकर भी तो हम एक्टिंग करने वाले हैं। अभिलाष को रुद्री पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मन में कहा, मिस बडबड ऐसे तो इतना बोलती है कि सिर में दर्द हो जाता है, आज जब मैं रिएक्शन मान रहा हूँ तो इनके बोल ही नहीं फूट रहे। ब्लडी हिपोक्रेट। थोड़ी देर के बाद में अभिलाष ने अपनी गाड़ी होटल ब्लू माउंटेन की पार्किंग में जाकर रोकी। रुद्री अभी भी गहरी नींद में थी, अभिलाष बस उसे ध्यान से देख रहा था। उसका मन किया कि वो भी रुद्री के बगल में जाकर सो जाए। उसके चेहरे की शांति और कंटेंटमेंट अभिलाष को हमेशा बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। अभिलाष का मोबाइल बजा, उसने कॉल उठाया। हाँ बोल, अभिलाष ने धीरे से कहा। अभी तू कहाँ तक पहुँचा है? प्रवीण ने पूछा। मैं अभी होटल ब्लू माउंटेन में चेक इन करने वाला हूँ, अभिलाष ने कहा। अभी अगर तुझे उन्होंने पहचान लिया तो? प्रवीण ने चिंता भरी आवाज में कहा। तू ये क्या बकवास कर रहा है? अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रिलैक्स, गुस्सा मत कर, मुझे टेंशन आ रहा है इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ, प्रवीण ने कहा। रुद्री अभी मेरे पास वाली सीट में बैठी हुई है, वो अभी सो रही है, अभिलाष ने प्रवीण को चुप रहने का हिंट देते हुए कहा। ओके ठीक है, सिद्धू मेरे पास है, अपना ध्यान रखना, अगर कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना, प्रवीण ने बहुत आराम से कहा। अभिलाष ने रुद्री के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, रुद्री हम होटल पहुंच गए। रुद्री एकदम से घबरा कर उठी, उसका चेहरा और अभिलाष का चेहरा बिल्कुल आमने सामने था। रुद्री एकदम से जम सी गई और अभिलाष की सांसें थम सी गई। रुद्री कुछ बोलना चाहती थी मगर उसकी आवाज रुक सी गई। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर होटल के अंदर ले जाऊं, तुम बहुत चार्मिंग हो, ऐसा क्यों होता है?
जो दुश्मन होता है वो बार बार हमारे सामने आता है, कुछ इस तरह से कि उस दुश्मन से प्यार हो जाता है पता नहीं हमारा क्या। एपिसोड 25। अभिलाष ने अपने मन में कहा, पता नहीं हमारा क्या अंत है। इस फेक शादी के बाद मैं उस विक्रमजीत रॉय का जीना हराम कर दूंगा, उसकी सांसें मेरी मोहताज होंगी। मगर रुद्री की मासूमियत मुझे कमजोर कर देती है। अभिलाष, अपना ध्यान लक्ष्य से हटने मत दे। रुद्री ने धीरे से कहा, सर क्या हमें पूरी रात इस पार्किंग में गुजारनी होगी? क्या ये कमेंट है? मिस बटबट, सांप के बिल में हाथ मत डालो, मतलब मुझे मत छेड़ो, मुसीबत में पड़ जाओगी। शायद मैं आराम से अपने स्वीट में सोऊंगा और तुम्हें मेरी BMW के अंदर रात गुजारनी पड़ेगी। मैं विंडोज को नीचे करके सारे मस्किटोज मच्छरों को अंदर घुसा दूंगा ताकि रात भर तुम उनके संगीत का मजा ले सको और हाँ, ब्लड डोनेट करके थोड़ा पुण्य कमा सको। डू यू अंडरस्टैंड? अभिलाष ने रुद्री को बाहर आने का इशारा करते हुए कहा। आदमी नहीं कसाई है। महादेव, किस कसाई के साथ मुझे आपने फंसा दिया? रुद्री ने अपने होठ को अपने दांतों के नीचे काटते हुए कहा। हाँ, मैं एक कसाई हूँ, वो भी मैं लोगों को एक झटके में नहीं काटता, धीरे धीरे उनके गर्दन पर धार वाले छुरे को हौले हौले करके चला चला कर उनका गला बहुत ही इत्मीनान से काटता हूँ। अभिलाष ने रुद्री के बहुत करीब जाकर झुककर उसके कानों में कहा। रुद्री ने सच में उस पूरी घटना को अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया। उसने आंखें बंद करके अपने मन में कहा, अंकल को सब कैसे सुनाई दे जाता है? इनको इतना ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का शार्प नॉलेज कैसे हो सकता है? पढ़ो और इम्प्लीमेंट करो, तुम भी माइंड रीडिंग कर पाओगी। हाँ मेरी क्यूट डे स्कॉलर, तुम रेजिडेंशियल में कभी नहीं रही, इसीलिए जीवन के कई सारे रहस्यों से अनजान हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। नाउ लेट्स गो। अभिलाष ने रुद्री का दायां हाथ पकड़ा और रिसेप्शन की ओर चल पड़ा। होटल ब्लू माउंटेन रिसेप्शन। अभिलाष ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर धीरे से कहा, आई एम अभिलाष सेन, मेरा प्री बुकिंग स्टेटस चेक करो और मुझे मेरे रूम का एक्सेस कार्ड हैंड ओवर करो। मोनिका ने अभिलाष के प्रेसिडेंशियल स्वीट की डिटेल्स को चेक किया और उसे एक्सेस कार्ड हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा, सर वेलकम टू अवर होटल, आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर है 691। प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 691। रात का वक्त। अभिलाष और रुद्री अपने रूम प्रेसिडेंशियल स्वीट में दाखिल हुए। दोनों को खाना नहीं खाना था, वे दोनों इतना थक गए थे कि बस सो जाना चाहते थे। रुद्री ने स्वीट के अंदर इतना बेहतरीन इंतजाम देखा तो कहा, सर आप इतना लेविश लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? अभिलाष ने अपने कार की चाबी को साइड टेबल पर रखते हुए कहा, अपनी लाइफ देकर मतलब? रुद्री ने सरप्राइज होकर पूछा। हार्ड वर्क करके लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। अभिलाष ने वॉशरूम में जाते हुए कहा। रुद्री ने अपना सोने का इंतजाम सोफे के ऊपर कर लिया। जैसे ही अभिलाष फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने रुद्री को सोफे पर अपना सब कुछ अरेंज करते हुआ देखा। रुद्री ने अभिलाष के साथ आई कांटेक्ट बनाया और कहा, सर थैंक्स इस प्रेसिडेंशियल स्वीट को बुक करने के लिए। इसका बिल मैं शायद स्प्लिट करके नहीं पे कर पाऊंगी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि अभिलाष कुछ कहता, रुद्री वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। रुद्री जब बाहर आई तो उसने देखा कि सोफे पर का सारा सामान गायब है। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप क्या मुझे फिर से सीड्यूस करना चाहते हैं? सर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है टाइम पास करने से, क्या फायदा? आपके लिए मुनमुन मैम है और मेरे लिए मेरे गरीब बच्चों को पढ़ाने का सपना, जो कि कोचिंग सेंटर खोलकर मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगी। उससे मैं मिडिल क्लास बच्चों को जी की तैयारी करवाऊंगी और फीस कमाऊंगी, फिर उन्हीं पैसों से गरीब बच्चों की फ्री कोचिंग और लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करूंगी। इसमें हमारे बीच ये रिश्ता सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करेगा। मैं सोफे पर ठीक हूँ, पिताजी ने सिखाया है कि ऐसी जगह मत बोलो कि लोग बोले चुप और ऐसी जगह मत बैठो कि लोग बोले उठ। मेरी हैसियत इस सोफे तक की है। हो गया बोलकर, अब चुपचाप से यहाँ आकर सो जाओ। मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, तुम कोई मिस वर्ल्ड नहीं हो और ना ही कोई सुपर मॉडल हो जिसके साथ मैं सोने के लिए मरा जा रहा हूँ। इस बड़े से बेड पर सोने से तुम्हें पूरा स्पेस मिलेगा, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर पाओगी, आराम से करवट बदल पाओगी। इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद हमारे दिमाग को शांत बनाती है। शांत दिमाग बहुत तेज काम करता है। तेज काम करने वाला दिमाग सिर्फ और सिर्फ हमें कामयाब बनाता है। मिस बटबट, यहाँ आकर चुपचाप सो जाओ, वैसे भी तुम्हारे होठों का सारा हनी मैं, अभिलाष ने कहा और फिर कुछ कहते कहते वो चुप हो गया। रुद्री ने धीरे धीरे किंग साइज बेड के दाईं ओर अपना कब्जा जमाया। अभिलाष बेड की बाईं ओर आंख बंद करके लेटा हुआ था। रुद्री ने रेस्टलेस होते हुए कहा, सर मुझे इस कड़ाके की ठंड में नींद नहीं आ सकती, प्लीज ऐप बंद कर दो, मुझे तो सोते वक्त पंखा भी नहीं चाहिए होता। रुद्री सही में ऐक ऑन होने के कारण ठंडे हुए रूम में ठंड के कारण कांप रही थी। हालांकि अभी ये नवंबर एंड का महीना
ठंड का मौसम था, फिर भी अभिलाष को आँख ऑन करके सोने की आदत थी। मिस बटबट, आप ब्लैंकेट से अपना मुंह ढककर सो जाओ, रूम का टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस है, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो, अभिलाष ने आराम से जवाब देते हुए कहा। अभिलाष बड़े ही प्यार से ठंड से कांपते हुए रुद्री को निहार रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था, ताकि रुद्री गर्माहट को तलाशते हुए उसकी मजबूत बाहों में समा जाए और उसके सीने से लग जाए। सर, आप मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। अगर मैं ब्लैंकेट के अंदर पूरा घुसकर सोऊंगी तो मुझे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फ्यूचर में मुझे भूलने की बीमारी यानी कि अल्ज़ाइमर हो जाएगा। इसके अलावा आज इस ठंड के कारण मुझे निमोनिया हो जाएगा। ये इतने कम टेम्परेचर में सोने की आपकी कौन सी बीमारी है? रुद्री ने लिटरली ठिठुरते ठंड से कांपते हुए कहा। अभिलाष ने विकेट स्माइल के साथ कहा, दिन भर इतना दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि मुझे शांति चाहिए होती है तो बस इसीलिए बचपन से 28 डिग्री या फिर गर्मियों के दिनों में थोड़ा इससे कम टेम्परेचर में सोने की आदत है। जब मैं स्टूडेंट था तब मैथ्स करते वक्त, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करते वक्त दिमाग एकदम गर्म हो जाता था, तब भी दिमाग को शांत करने के लिए मुझे आँख ऑन करना पड़ता था। मिस बटबट, क्या आपको अब सब कुछ आया समझ में? अभिलाष ने खुद को ब्लैंकेट से कवर करके रखा था। रुद्री उठी और गुस्से में अभिलाष के ऊपर का ब्लैंकेट उठाकर खुद के ऊपर सेकंड लेयर की तरह डाल लिया। वाह, आपके तो चोचले ही निराले हैं। जब आँख ऑन है और आपको कूल वातावरण एनवायरनमेंट चाहिए तो खुद को ब्लैंकेट से कवर क्यों किया हुआ है? टोटल इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज, बिजली की बर्बादी। मतलब लाट गवर्नर जी आग भी चलाएंगे और ब्लैंकेट भी ओढ़ेंगे कवर करना। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वॉट लगी हुई है। आप लोगों के पास बहुत पैसा है तो सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खरीद सकते हो, मगर आने वाली जनरेशन का क्या? उनके पास बहुत पैसे होंगे पर रिसोर्सेस ही नहीं बचेंगे तो खरीदेंगे क्या? घंटा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है महादेव। ये सर जैसे लोग कितना ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बर्बाद करते हैं। इतना है तो ब्लैंकेट मत यूज करो, तब आपका लोहा मानूंगी कि एंटार्क्टिका में रहने का जिगर है। रुद्री ने दोनों ब्लैंकेट्स के नीचे से कहा। अभिलाष को बहुत हंसी आ रही थी। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे जब वो इसी तरह से अपने पुश्तैनी मकान में प्रवीण के साथ सोते वक्त आँख ऑन करके उसे बुली तंग करता था। उसने कहा, मिस बटबट, तुम और प्रवीण बिल्कुल एक जैसे हो। आज भी वो मुझसे आँख के लो टेम्परेचर के लिए ऐसे ही लड़ता है। तुम्हें अगर इतनी ठंड लग रही है तो आई हैव एन आइडिया। मेरे सीने से लगकर सो जाओ। तुम्हारा बर्फ जैसा बदन मुझे आराम देगा और मेरे लावे के जैसा दहकता शरीर तुम्हें सुकून देगा। तो कैसी लगी ये डील? अभिलाष को रुद्री को हमेशा की तरह तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। रुद्री ने कहा, डील माय फुट। रात भर टॉयलेट जा जाकर नींद हराम हो जाएगी। सर प्लीज आँख बंद कर दो, प्लीज न। अभिलाष ने रुद्री की बातों को अनसुना कर दिया और अपने लंबे हाथों से रुद्री को ब्लैंकेट के ऊपर से बड़े ही प्यार से टच किया। रुद्री, तुम्हें जैसा लगता है मैं उतना क्रूअल बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब मैं 3 साल की उम्र में पहली बार रेसिडेंशियल स्कूल में गया था तो फ्लैशबैक मोम और दादी की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ पर नहीं सो सकता सर, प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज सर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। 3 साल के अभिलाष ने अपने रेक्टर रामनाथ ग्रोवर से कहा। रामनाथ ने अपनी सख्त आवाज में कहा, अभी अगर तुम रात भर भी रोते रहे तो भी कुछ नहीं बदलने वाला। चुपचाप से सो जाओ। सब बच्चे सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। सर, मुझे मेरी दादी के पास जाना है। सर, ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। 3 साल के अभिलाष ने रोते हुए कहा। चुप रहो, ज्यादा शोर मचाया तो स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यहाँ स्ट्रॉन्ग आदमी बनाने के लिए छोड़कर गए हैं। इस तरह से डरपोक और कमजोर दिल के लोगों की तरह बातें मत करो। तुम्हें बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। जिम्मेदारियां लेना सीखो, अकेले रहना सीखो। दादी, मोम, पापा, इन सबको याद करके खुद को इमोशनली कमजोर मत करो। रामनाथ ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। 3 साल का अभिलाष भी उतना ही जिद्दी था जितना आज का अभिलाष है। 3 साल का अभिलाष नहीं माना और रोता रहा। रामनाथ ने गुस्से में आकर उसे थैंक यू फॉर लिसनिंग